मैडम मनीषा श्रीवास्तव मैडम, हम दोनों आज आप सभी का ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग में स्वागत है। आज ब्रिज कोर्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं और मेरे साथ हैं मनीषा श्रीवास्तव मैडम। हम दोनों यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में हैं। गुड मॉर्निंग सिद्दीकी सर। तो क्या हम लोगों की आवाज आ रही है ऑडिबल? आप चैट बॉक्स पे लिख कर दीजिए। चैट बॉक्स पे लिखकर हमें बताइए कि क्या हम लोग ऑडिबल हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी इस शेड्यूल को शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि पिछले कई सालों से ब्रिज कोर्स चल रहा है। धन्यवाद टीचर सर। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रिज कोर्स जो है वो क्या है और क्यों ब्रिज कोर्स किस लिए? जैसा कि हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है कि हम इस बात से शुरू करते हैं कि कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास उसे करने का उद्देश्य होना चाहिए। कि यदि हम ब्रिज कोर्स चला रहे हैं या उसका संचालन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? तो चैट बॉक्स में कृपया लिख के बताइए कि ब्रिज कोर्स क्या है और इसका संचालन क्यों किया जा रहा है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप अपने माइक को अनम्यूट करके कृपया बताइए। तो फिर माइक अनम्यूट आप वहां से कर दीजिए। ठीक, मैसेज में अभी माइक का जो सिस्टम है वो जस्ट शुरू होने वाला है। ये ब्रिज है जो 8 to 9 के लिए बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन। क्योंकि यदि ये वन वे चलेगा तो ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो आप लोगों के आंसर्स हमें मिलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लग रहा है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। वेलकम, यू आर वेलकम हियर। तो आइए, आप लोगों के आंसर काफी क्लोज हैं और एक आध कोई आंसर अगर हमें मिल जाए तो फिर हम आगे बढ़ें। ब्रिज कोर्स क्या है और इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो चलिए देखते हैं। तो ब्रिज कोर्स का जो संचालन है, अगर हम बात करें 2026 और 27 की, तो अभी तक ब्रिज कोर्स का संचालन किन विषयों के लिए किया जाता था? हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस बार जो परिवर्तन है, हम कुछ परिवर्तनों की बात साथ में करते चलेंगे। तो इस सत्र से 2026-27 से ब्रिज कोर्स का संचालन सभी विषयों के लिए किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 स्तर के होते हैं, उनके लिए ही ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाता है। तो ये एक परिवर्तन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स के संचालन के लिए जो हम विद्यार्थी होते हैं, उन्हें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उनका स्तर 3 से 5 है या 6 से 8 है? प्रीति जोशी मैम, ब्रिज कोर्स मिडिल स्कूल से हाई स्कूल पढ़ नहीं पाए, सॉरी। प्रीति मैम एक बार फिर प्लीज अपना मैसेज भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम सबसे पहले एक बेसलाइन टेस्ट लेते हैं। दिस कोर्स टू प्रिपेयर 8 क्लास स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9। वेरी नाइस स्वाति मैम, थैंक यू सो मच। तो ये जो है बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है। जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं 9th क्लास में, तो उनका एक टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में बच्चे जो मार्क्स स्कोर करते हैं उसके आधार पर हम बच्चों को 3 स्तरों में विभाजित करते हैं या चिन्हित करते हैं। तो जो सबसे पहला स्तर है वो है कक्षा 3 से 5 का स्तर, जो कि मनीषा मैम
0 से लेकर 20 अंक तक होता है ना। यदि विद्यार्थी 50 में से 0 से लेकर 20 अंक तक अगर प्राप्त करता है तो हम ये मानते हैं कि उस विद्यार्थी का जो स्तर है वो कक्षा 3 से 5 का है। यदि विद्यार्थी 20 से लेकर 40 अंक तक प्राप्त करता है, who appears in class 9 to know the study life about book syllabus. Very nice. Thank you, Suman. यदि विद्यार्थी ने 20 से लेकर 40 अंक तक के बीच में लिए अंक, तो हम ये मानते हैं कि उस विद्यार्थी का जो स्तर है वो कक्षा 6 से 8 के बीच का है। और यदि विद्यार्थी 40 से ऊपर अंक प्राप्त करता है तो हम मानते हैं कि हाँ वो एट पार है या वो उस कक्षा के लिए उपयुक्त है, वो उसी समान कक्षा स्तर का है अर्थात कक्षा 9 का है। और जब हम पूरा ब्रिज कोर्स संचालित कर लेते हैं और इसके पश्चात जब हम परीक्षा लेते हैं, जिसे कि हम एंडलाइन टेस्ट कहते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्रिज कोर्स किस सीमा तक ये प्रभावशाली रहा या हमने किस सीमा तक उस स्तर को प्राप्त कर लिया है जो कि वांछित है। अब हम यदि उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले उद्देश्य हम उसका देखते हैं कि उसका उद्देश्य जैसा कि आप सभी ने हमें बताया कि सीखने के अंतर को कम करना और दूसरा है कक्षा स्तर की क्षमता का विकास करना। तो ये बिल्कुल सही है कि जब विद्यार्थी 8वीं से 9वीं कक्षा में आता है और जब एकदम से उसको 9वीं कक्षा का पाठ्यक्रम बहुत भारी भरकम लगता है, वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता और फलस्वरूप शिक्षकों की पूरी मेहनत के बाद, हाँ जयश्री मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो टीचर्स की और विद्यार्थियों की मेहनत के बाद भी बच्चा अच्छे अंक नहीं ला पाता और उसके कारण ये होता है कि विद्यार्थी का जो आत्मविश्वास है वो कम होता है। 9th क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और फेल होने के कारण वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोर्स के साथ कोप अप नहीं कर पाते। विद्यार्थियों ने जो 3वीं से 5वीं तक या 6वीं से 8वीं तक सीखा है, कई बार ऐसा होता है उनकी वो सीख जो है वहां पर बाधित हो जाती है और वो जो बाधित हुई है उस बाधित सीख का जो लर्निंग लेवल को हम वापस से उस क्लास के अकॉर्डिंग लाना है, उसके लिए हमें ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ रही है और यही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बार का ब्रिज कोर्स डिजाइन किया गया है। हम आगे देखेंगे कि हमारा जो ब्रिज कोर्स है पिछले वर्षों की पुस्तकों की तुलना में इस बार हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। और विद्यार्थी अपने 6वीं से 8वीं के लेवल के बाद जब वो 9th क्लास में जा रहे हैं तो 9th पढ़ने के योग्य उनका मेंटल लेवल हो गया है, ये हमें देखने को मिलेगा हमारे ब्रिज कोर्स के पूर्ण करने के बाद। एक और चीज इसमें जो देखने लायक है कि हम सभी ने देखा है कि नैस हुआ था 2024 में, तो नैस जो है जो अभी का ब्रिज कोर्स डिजाइन किया गया है वो बहुत कुछ नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसी के आधार पर उसको डिजाइन किया गया है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा जब भी पढ़ी जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन है या जो समझने का स्तर है वो बढ़ना चाहिए। तो इस बार का जो ब्रिज कोर्स है वो बहुत कुछ नए से प्रभावित है और इंग्लिश या किसी भी भाषा को सीखने के जो मुख्य उद्देश्य है बहुत सीमा तक वो उस उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरी चीज जो है वो है कक्षा स्तर की क्षमता का विकास, ताकि बच्चों का स्तर उस सीमा तक बढ़ सके कि वो 9वीं कक्षा का जो अधिगम है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। इसके लिए जरूरी है कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं हमारे ब्रिज कोर्स के माध्यम से, उसमें जो विद्यार्थियों की स्मॉल मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को हम चिन्हित करें और उन चिन्हित की हुई मिस्टेक्स को रिजॉल्व करें, ताकि विद्यार्थी में LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो स्किल है वो विकसित हो पाए। और ये तभी संभव है जब हम उनसे बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। जहाँ राइटिंग की बात आती है तो जैसे हम पुराने समय में जब हमने खुद में पढ़ा था तो हम लोगों को एक पेज नकल करने के लिए बोला जाता था, हम वही प्रैक्टिस अभी भी आरंभ कर सकते हैं। एक आवश्यक रूप से एक कॉपी बनाए जिस कॉपी में बच्चा रोज एक पेज लिखे और वो जो लिखेगा उसमें गलतियां बच्चा खुद से देख के भी यानी अपनी जो जिस बुक से वो कॉपी कर रहा है उस पुस्तक को, उस टेक्स्ट को
मिलाकर कि कहाँ उसने गलती करी है, वो खुद भी गोले लगा सकता है और सुधार सकता है, और नहीं तो ये हमारा काम बनता है कि हम उसकी गलतियों को चिन्हित करें और सुधारें। हम गलतियां कभी भी किसी भी लेवल पे सुधार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम आगे की कक्षाओं में आ गए हैं या हम टीचर हो गए तो हमारे पास हम लोग गलती नहीं कर सकते। हम आज भी गलतियां करते हैं और अभी भी उनको सुधारने के लिए लगातार प्रयत्नरत रहते हैं। तो गलतियां जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, हम उन गलतियों को चिन्हित ही नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ पर गलत हैं। चिन्हित करना जरूरी है। कहा भी गया है जो इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और गलती वही करेगा जो कोई काम करेगा। तो आज एक बहुत बड़ी एक सच्चाई मनुष्य ये भी है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो मोबाइल और इंटरनेट का इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि बहुत कुछ लिखने का जो उनकी क्षमता है उसका विकास करने होती है। तो ये हम शिक्षकों होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम विद्यार्थियों की इस स्किल को भी अवॉइड ना करें और उन्हें लिखने का भरपूर अवसर दें। यहीं से बात शुरू होती है कि ब्रिज कोर्स की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता जो है वो उद्देश्य पर ही आधारित होती है। तो यदि हम आवश्यकता की बात करें तो ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है कि कक्षा 8वीं के बाद जब विद्यार्थी कक्षा 9वीं में आता है तो उसके सीखने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसी अंतर को काटने के लिए हमें ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज ये भी देखते हैं कि जब 8वीं के बाद बच्चा 9वीं में आ रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखने में आए हैं, मैं अपनी कक्षा का अनुभव बताती हूँ, जहाँ पर बच्चों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में व्यवस्थित रूप से अंतर नहीं मालूम, उनको आई और एल की हाइट का अंतर नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम है कि एन में कितनी बार राउंड लेना है और एम में कितनी बार राउंड लेना है। तो ये जो सीखने का अंतर हुआ है, जो चीज उन्हें क्लास 1 और 2 में सीख लेनी थी वो उसके लिए अभी भी नहीं सीख पाए। वही अंतर को काटने के लिए हमारे इस ब्रिज कोर्स की आवश्यकता का अभाव है, और ताकि जब हम कक्षा 10वीं में बच्चे को लेकर पढ़ते हैं तो जो हमें हमसे एक्सपेक्टेशन होता है 100% रिजल्ट का वो हम दे पाए जब हमारा बच्चा उस अंतर को पाट पाए। तो ब्रिज कोर्स का एक आवश्यकता बच्चों में जो सीख वो नहीं कर पाए हैं उनके सही लेवल पे उसे लेकर आना है। अब ब्रिज का अर्थ भी यही है, जिस तरीके से ब्रिज या पुल नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, उसी तरीके से कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में जो स्तर बच्चे का चाहिए उस अंतर को पाटने के लिए, उस अंतर को पूरा करने के लिए ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो आवश्यकता है उससे वो है कक्षा के अनुरूप दक्षता की कमी। तो 8वीं कक्षा तक जो बच्चे में दक्षता का विकास होना चाहिए था वो कई बार नहीं हो पाता और उसी दक्षता की कमी के कारण कक्षा के बच्चे फेल होते हैं। तो उस दक्षता के विकास के लिए ब्रिज कोर्स का उपयोग किया जाता है। ब्रिज कोर्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये फाउंडेशन है, जो बच्चे की नींव कमजोर रह गई है उस नींव को मजबूत करने के लिए हमें ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ी, ताकि बच्चा 9वीं कक्षा की जो नींव जो 1 से 8 तक की थी उस नींव की हर एक ईंट को पार करते हुए 9वीं में पहुंचा है, तो वो सही में उतने लेवल को प्राप्त कर पाए। इसलिए हम ब्रिज कोर्स यहाँ पर हमारी कक्षाओं में आयोजित कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है वो है समान अवसर सुनिश्चित करना, क्योंकि हमें पता है कि कक्षा 9वीं में जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल से आते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। हर जगह का स्तर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कई बार सीबीएसई स्कूल के बच्चे भी बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं। तो ब्रिज कोर्स के संचालन के बाद ये हो जाता है कि सभी तरह के बच्चे एक समान लेवल पर आ जाते हैं और उस लेवल पर आने के बाद उनकी जो आगे की लर्निंग होती है वो बहुत ही अच्छे से सुनिश्चित हो पाते हैं। तो इसलिए ये जो समान अवसर है ये भी सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ी। जब उनका लर्निंग लेवल पीछे है इसका मतलब वो उस समान लेवल पे उन बच्चों के साथ नहीं है जो 9वीं कक्षा के लेवल पर है, तो उस लेवल तक लाने के लिए उतना पर्याप्त अवसर उनको उपलब्ध कराने के लिए हमारे इस ब्रिज कोर्स को डिजाइन किया गया है, ताकि हम हमारे विद्यार्थियों को हर एक विद्यार्थी को एक समान अवसर दे पाए कि वह कक्षा 9वीं का सिलेबस व्यवस्थित तरीके से गेन कर पाए।
ये आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो ब्रिज कोर्स है ये 64 डेज के लिए हम लोगों ने रिजर्व किया है। तो इसका सत्र का जो अवधि है वो 2026-27 में दिनांक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तथा 16 जून से 20 जुलाई तक ब्रिज कोर्स संचालित किया जाएगा, कक्षाओं में इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये हमारा ड्यूरेशन बनता है 64 डेज का। और यदि हम आरंभ और अंत दोनों डेट को मिला लेते हैं तो 65 डेज में हमें हमारे ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करना। पर इसका ये कतई मतलब नहीं बनता है कि हम बच्चों को स्कूल फीडिंग कराएं। जो भी ब्रिज कोर्स में बताया गया है, ब्रिज कोर्स की पुस्तकें आप तक अवेलेबल है। मार्च तक का उसका टारगेट था, अभी हो सकता है हाँ, विमर्श पोर्टल पर ब्रिज कोर्स अवेलेबल है। एक टीचर्स हैंडबुक और एक स्टूडेंट हैंडबुक आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट बना सकते हैं और यहाँ से चलेगी। तो जरूरी है कि ब्रिज कोर्स में जो भी बुक में दिया गया है, एक एक चीज विद्यार्थियों को की सहभागिता के साथ हम आगे बढ़े। क्या होता है, जब हम विद्यार्थी को सारी चीज अपनी तरफ से अवेलेबल करवाते हैं तो वो पैसिव मोड में चला जाता है। पैसिव मोड में रहने के कारण वो तरीके से सीख नहीं पाता है। जब वो खुद ब्रिज कोर्स की बुक्स देखेगा, उससे अपने एनालिसिस करेगा, अपनी वोकैबुलरी डेवलप करेगा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वो हमारे कक्षा 9वीं के लेवल तक निश्चित रूप से। और इस बार के ब्रिज कोर्स की एक सबसे अच्छी विशेषता ये है कि अभी तक पिछले साल तक जो ब्रिज कोर्स की किताबें थी उनमें ये बताया जाता था कि आपको कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन इस बार उन्होंने टीचर्स की क्रिएटिविटी के ऊपर छोड़ा है कि जो भी कोर्स है उसको हम आप किस लेवल पे या किस तरीके से अपनी क्लास में संचालित करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हर एक व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो यहाँ मास्टर ट्रेनर्स बैठे हैं उनकी तरफ से ही बेस्ट निकलता है। हम हमारी क्रिएटिविटी अपनी कक्षा में उस वहाँ की माहौल, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए उस पाठ्यक्रम को डिलीवर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग्स में हमने देखा है मनीषा मैडम की, जब भी हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं कई बार भी बहुत अच्छे जो मेथड्स हैं वो सामने निकल कर आते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्रुप और जो पेयर एक्टिविटी है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रशिक्षण का जो इस बार रखा गया है तरीका वो है रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण जो है राज्य स्तर से जिला स्तरीय रिसोर्स पर्सन को 23 मार्च से 25 मार्च तक प्रशिक्षित किया गया था और ये प्रशिक्षण हम लोगों ने भी अटेंड किया था। इसके पश्चात जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो आज अर्थात 25 मार्च 2026 के पश्चात आप लोगों को भी इसका टाइम टेबल दिया गया होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत मतलब सभी 6 विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों के जो बहुत अच्छी एक बात इस बार ध्यान में रखी गई कि पिछले साल आप सभी को याद होगा हम सभी जबलपुर गए थे संभाग स्तरीय प्रशिक्षण के लिए, जिसमें हम सभी लगभग 3 दिन वहां रहे थे और हम लोग भी वहां पर रहे थे। तो इस बार ये देखा गया कि क्योंकि सभी शिक्षक मूल्यांकन कार्य में संलग्न है, इसलिए ये प्रशिक्षण जो हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स ने अटेंड किया था वो भी हमने ऑनलाइन अटेंड किया था और आप लोगों के लिए भी ये प्रशिक्षण ऑनलाइन भी इसकी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन प्रशिक्षण से एक लाभ हमको ये भी मिल रहा है कि हम हमारे विद्यालयीन गतिविधियों के साथ साथ हमारे खुद के अपडेशन के लिए अवेलेबल है। नहीं तो जब हम ट्रेनिंग लेने बाहर कहीं जाते हैं तो हमारे विद्यालयीन कार्य बाधित होते हैं और उसके कारण हम टाइमलाइन में अपनी सारी गतिविधियां संचालित नहीं कर पाते हैं और कुछ मानसिक परेशानी भी होती है कि ट्रैवल करना पड़ेगा, बाहर जाके रहना पड़ेगा। यहाँ हम अपनी ईज के अनुसार इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं और दे रहे हैं और बहुत आनंद के साथ हम वो सारी चीजें प्राप्त कर पा रहे हैं जिसके लिए हमें बाहर भागना पड़ता है। तो ये बहुत इनोवेशन वाली बात है कि हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है और हम ले भी रहे हैं ताकि हमारे शिक्षक साथी हैं वो गर्मी में परेशान भी नहीं हो और आनंद पूर्वक अपने आप को अपडेट करना है।
पिछले साल हम सभी बहुत परेशान हुए थे ट्रेनिंग्स के दौरान, और अब हम ब्रिज कोर्स की वर्कबुक की बात करते हैं। तो दिनांक 20 मार्च 2026 तक ये प्रपोज था कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की जो विद्यार्थी वर्कबुक है वो डिपो से प्राप्त हो जाएंगे। अतः दिनांक 25 मार्च 2026 तक ये प्रयास किए गए कि सभी शालाओं को विद्यालयवार विद्यार्थी वर्कबुक प्राथमिकता के आधार पर वितरित की जाए। साथ ही साथ यदि विद्यालय को समय पर ब्रिज कोर्स वर्कबुक 2026 प्राप्त ना हो तो उस स्थिति में विमर्श पोर्टल पर इस वर्कबुक का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। तो हम विद्यार्थियों को जो अभ्यास कराएं वो हमारा बाधित न हो, उसके लिए हम विमर्श पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि हम पीडीएफ के थ्रू भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि विमर्श पोर्टल पर भी इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है ताकि विद्यार्थियों का समय व्यर्थ ना हो। ऐसा ना हो कि हम लास्ट मोमेंट तक ये कहते रहें कि हम तो परेशान हो गए, हमारे पास पुस्तकें नहीं पहुंची, हमारे विद्यार्थी कैसे सॉल्व करेंगे। हम विमर्श पोर्टल को एक बहुत अच्छा ये जादू का पिटारा की तरह है जो हमें हमारी सारी चीजों को तुरंत हम तक पहुंचा देता है। जहां कहीं पे भी हमने समस्या अनुभव की है, विमर्श पोर्टल ने हमेशा हमारी मदद की है। और कोरोना के समय से ये जो ऑनलाइन टीचिंग्स हैं, जो इंटरेक्टिव पैनल है, इस समय पे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्कूल्स में इंटरेक्टिव पैनल्स अवेलेबल है। तो यदि हम शिक्षक साथी चाहें तो हम इंटरेक्टिव पैनल का उपयोग करके इन वर्कबुक्स के थ्रू अपने विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकते हैं ताकि किसी भी कीमत पे जो ब्रिज कोर्स है वो कहीं पे भी बाधित ना हो। ऐसा कहा जाता है कि यदि इच्छा है तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं गुरु आपके पास पहुंच जाएगा। तो वैसे ही विमर्श पोर्टल में अगर इच्छा है, हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थियों को स्वयं को अपडेट करना, तो हम इंटरएक्टिव पैनल के माध्यम से या हमारे टैब के माध्यम से हमारी वर्कबुक जो हम बच्चों को करवाना चाहते हैं वो हम उसको करवा सकते हैं। वैसे आप तक पुस्तकें बहुत जल्दी पहुंचती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बेसलाइन टेस्ट की। तो बेसलाइन टेस्ट जो है ये किस तरह का टेस्ट है जो हम किसी भी विद्यार्थी के शाला में आने पर टेस्ट लेते हैं, उसे हम किस तरह के टेस्ट की श्रेणी में लेते हैं? ये एक आरंभिक टेस्ट है जो ये निर्धारित करता है कि विद्यार्थी किस स्तर का मानसिक स्तर रखता है इस समय, है ना। तो जो मानसिक स्तर जब हम पता कर लेते हैं कि बच्चे का मानसिक स्तर तीसरी कक्षा का है, चौथी का है, छठी का, उसके अनुसार हम उसके आगे की टीचिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आगे पढ़ाना चालू कर देते हैं पर विद्यार्थी का बेस तो स्पष्ट है ही नहीं, उसको उसकी जानकारी ही नहीं है। हम उसको पहाड़ी पढ़ाने लगेंगे, पहाड़ी कैसे बनाए जाते हैं, अगर उसको ये जानकारी ही नहीं है तो विद्यार्थी उसको याद करने में बहुत सारा समय व्यर्थ कर देगा। तो जरूरी है कि पहले उसका बेस क्लियर हो, और बेस का किस बेस पर वो है, किस धरातल पर अभी वो है, वो हमें बेसलाइन टेस्ट से पता चलता है। और इसे लेने का जो हमारे राज्य स्तर से हमें निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थी 1 अप्रैल को, क्योंकि जैसे ही हम अपना विद्यालय आरंभ प्रवेश उत्सव मनाते हैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हमको बेसलाइन टेस्ट लेना है। लेकिन यदि इस बीच भी विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच पाता है, किन्हीं कारणों से एडमिशन लेट हो जाते हैं, तो विद्यार्थी जिस दिन भी पहले दिन कक्षा में पहुंचता है उस दिन उसका बेसलाइन टेस्ट लेंगे। बेसलाइन टेस्ट के जो पेपर है वो 31 मार्च 2026 को विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि 12 अप्रैल तक विमर्श पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध होंगे और उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये एक चीज है कि हमें 12 अप्रैल तक ये टेस्ट ले ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें बेसलाइन टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो भी ऑनलाइन अपलोड करने हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम कि जो विद्यार्थी इन दिनांकों में अनुपस्थित है, तो जैसे ही वो विद्यालय पहुंचता है पहले ही दिन उसका टेस्ट लेंगे हम। साथ ही बेसलाइन टेस्ट की जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन जो संबंधित विषय शिक्षक है वो उसी दिन कर लेते हैं। तो इससे विद्यार्थियों की स्थिति तत्कालीन अवस्था में स्पष्ट हो जाती है कि वह किस लेवल का है और उस अनुरूप हम अपनी कक्षाओं को संचालित कर सकते हैं। इंटरनली मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बेसलाइन टेस्ट है उसमें आप विद्यार्थी की
उत्तर लिखने में बिल्कुल भी मदद न करें, या ऐसा देखा गया है कि कई बार शिक्षक बोर्ड पर उसका उत्तर लिखते हैं जिसे विद्यार्थी उतार लेते हैं, तो ऐसा करने पर हम विद्यार्थी के असली स्तर को पता नहीं लगा पाएंगे। और एक और इसमें जो प्रैक्टिकली जो परेशानी आएगी वो आप देखेंगे कि यदि आपने शुरू में विद्यार्थी को सब लिखवा दिया और उसने यदि फुल मार्क्स ले लिए, तो इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी स्तर पर है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके ब्रिज कोर्स के संचालन के पश्चात या तिमाही में या छिमाही में या वार्षिक में बच्चे के अंक कम आते हैं, तब शिक्षक दोषी माना जाएगा कि यदि विद्यार्थी का शुरू से ही स्तर इतना अच्छा था कि उसने बहुत अच्छे अंक ले लिए, तो फिर आपने क्या किया ब्रिज कोर्स में, या विद्यार्थी के अब आपने ऐसा कैसा पढ़ा है कि विद्यार्थी वार्षिक में फेल हो गया जब उसका स्तर इतना अच्छा था। तो जो ओरिजिनल बच्चे का स्तर है वो जरूर आप गैस करिए और बच्चे की परीक्षा बिल्कुल ईमानदारी से लीजिए, उन्हें खुद ही उत्तर लिखने दीजिए, ताकि हम जब हम ब्रिज कोर्स के संचालन के पश्चात या तिमाही या छिमाही में उसका रिजल्ट आए तो उसमें आपकी एफिशिएंसी दिखेगी कि आपने सच में पढ़ाया है, जिसके कारण बच्चे के अब जो अंक है वो थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको ईमानदारी से लीजिएगा ताकि बच्चा अपनी खुद की क्षमता के आधार पर उस परीक्षा को दे। एक चीज और देखी जाती है कि कई बार जब विद्यार्थी 1 से 5 अप्रैल के बीच में उपलब्ध नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी विद्यार्थी प्रथम दिन उपस्थित हो तो पढ़ाना शुरू करने के पहले हमें उस विद्यार्थी का बेसलाइन टेस्ट ले लेना। तो ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा परीक्षा की तरह ही होनी चाहिए, है ना। कभी कहीं पर भी यदि परीक्षा में विद्यार्थियों को किसी तरीके की हेल्प मिल जाती है तो वो उनके स्वभाव में आ जाता है कि हमको मदद तो मिल ही जाएगी, और उस मदद मिलने के कारण विद्यार्थी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता कि हमको तो हेल्प मिलने ही वाली है। परीक्षा परीक्षा की तरह हो, विद्यार्थी का सही आकलन हो, और सही आकलन के आधार पर हम उसके साथ वह एफर्ट डालें कि वह 9th के लर्निंग लेवल तक पहुंच जाए। और देखा जाए तो ब्रिज कोर्स की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी कि 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को पूरी मदद प्रदान कर दी गई थी, इसीलिए विद्यार्थी अभी तक नहीं सीख पाया। तो अब हम यदि उसे सच में सिखाना चाहते हैं ताकि 9वीं कक्षा भी वो पास करके 10वीं 11वीं 12वीं में हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम अच्छा लेकर आए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका जो सही स्तर है वो हमें पता चल सके। जो विद्यार्थियों का बेसलाइन परीक्षा का परिणाम है वो हमें 15 अप्रैल 2026 तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, और ये प्रत्येक विषय शिक्षक का उत्तरदायित्व होगा कि उसके विषय की प्रविष्टि अनिवार्यता हो जाए। इसके लिए हालांकि सभी शालाओं के जो प्राचार्य हैं उन्हें भी ब्रिज कोर्स की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, ताकि वो भी इस संदर्भ में आपकी सहायता कर सकें और आपको आवश्यक रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकें। बेसलाइन टेस्ट के बाद बात आती है मिडलाइन टेस्ट। क्या होता है, सतत मूल्यांकन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हमने आरंभ में एक बार टेस्ट ले लिया और लास्ट में एक बार टेस्ट ले लिया। आरंभ और लास्ट का टेस्ट जो है वो हम हमारे विद्यार्थी की प्रोग्रेस नहीं बताते, तो वो प्रोग्रेस जानने के लिए हम विद्यार्थियों का मिडलाइन टेस्ट लेंगे। मिडलाइन टेस्ट की जो समय अवधि रखी गई है वो 28 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच रखी गई है। मिडलाइन टेस्ट सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत सभी विषयों का लिया जाएगा। अब जहां तक मिडलाइन टेस्ट के क्वेश्चन पेपर की बात है, क्योंकि ये 28 जून से हमें बच्चों के मध्य आयोजित करना है, इसके क्वेश्चन पेपर हमें 25 जून 2026 को विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि 30 जून 2026 तक विमर्श पोर्टल पर स्कूल की लॉगिन पर उपलब्ध रहेंगे। तो उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया जा सकता है और वहां से डाउनलोड करके हम उसका प्रिंट लेकर बच्चों से टेस्ट ले सकते हैं। मिडलाइन टेस्ट जो है वो हमें विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में बताएगा कि हमने जो पिछले दिनों में उन्हें पढ़ाया है उसको वह कितना प्राप्त कर पाया है और कितना प्राप्त करने की यानी कितना और ज्यादा प्रोग्रेस की आवश्यकता है, ये हमें मिडलाइन टेस्ट से पता चलता है। बेसलाइन टेस्ट के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का अर्थ होता है जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो बीमारी का डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट तरह के जो टेस्ट करवाते हैं, उससे ये पता चलता है कि बीमारी किस सीमा तक है, कौन सी बीमारी है, और उसी के आधार पर उसका
इलाज किया जाता है। तो इसी तरीके से जो बेसलाइन टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें हम बच्चों की कमजोरियों का पता लगाते हैं ताकि हम उसी के आधार पर उन्हें जो उपचारार्थ या रेमेडियल टीचिंग जैसे हम कहते हैं तो वो कर सकें। और इसीलिए ब्रिज कोर्स के लिए हमें जो टेस्ट है वो दिया जाता है। मिडलाइन टेस्ट की एक और विशेषता है कि जिस तरह से हमने बेसलाइन टेस्ट में जब विद्यार्थी उन दिनांकों में अनुपस्थित रहते हैं जबकि उनका मिडलाइन टेस्ट लेना है, तो जब भी वे प्रथम दिवस उपस्थित होंगे तब उनका मिडलाइन टेस्ट लिया जाएगा। और मिडलाइन टेस्ट का भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बेसलाइन टेस्ट की तरह उसी दिन यथासंभव किया जाए। यदि उस दिन ना हो पाए तो लगभग 2 दिन के अंदर उसका जो मूल्यांकन है वो कर लिया जाए ताकि उसी आधार पर विद्यार्थियों की स्थिति का आकलन किया जा सके। विद्यार्थियों के जो मिडलाइन टेस्ट हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेस्ट लेकर उसका जो परिणाम निकला है वो हमारे तक ही सीमित रहेगा। हमें उस परिणाम को विमर्श पोर्टल पर 5 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना है और प्रत्येक विषय शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि उसके विषय की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से हो जाए। प्राचार्य समय सीमा में विमर्श पोर्टल और प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे, मतलब उन्हें ध्यान रखना है कि जो विषय शिक्षक है वो इस कार्य को अंजाम दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताइए, पिछले साल तक ऑनलाइन टेस्ट क्या लिया जाता था अलग से? आप चैट बॉक्स पे अपना आंसर बताइए। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में पिछले साल तक किस तरह से लिया जाता था ऑनलाइन टेस्ट? क्या सेपरेटली ऑनलाइन टेस्ट होता था? आप सभी के आंसर्स, ये एक तरह से प्रश्न भी पूछ के हम लोग भी चेक करते हैं कि आप सभी ऑनलाइन अवेलेबल है ना। बहुत जरूरी है कि आप भी अपनी तरफ से इंटरेक्शन करते रहें और इससे आपकी चैतन्यता और फ्रेशनेस भी बनी रहेगी, आपका माइंड भी बिल्कुल एक्टिव रहेगा कि हाँ हमें जवाब देना है। ये हमारी क्लास ही है, जैसे हम हमारे बच्चों को एकदम से बीच में क्वेश्चन डाल देते हैं उनके पाले में कि वो जवाब दें, मतलब वो अलर्ट है कि नहीं है। यस सर। सिद्दीकी सर, क्या अलग से हम ऑनलाइन टेस्ट लेते थे? लिए गए थे इंडिविजुअली? अच्छा। और राज्य स्तर पर लिए जाते थे? क्या सभी का यही उत्तर है कि ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता था? क्या उसका कोई और नाम होता था या ऑनलाइन टेस्ट ही कहा जाता था उसे? प्लीज कुछ आंसर्स दीजिए। होता था पूजा मैम? होता था, ऑनलाइन ही कहा जाता था, ऑनलाइन टेस्ट ही कहा जाता था। प्रिया मैडम ने कहा है। संजीवनी मैडम भी बोली नहीं हुआ था मैम, ऑनलाइन नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक संजीवनी मैम, ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? हमने किस तरह से ब्रिज कोर्स को खत्म किया था? क्या ऑनलाइन टेस्ट का नाम ऑनलाइन टेस्ट नहीं था? फिर क्या नाम था उसका? वैशाली मैम, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता था? चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम पूछना क्या चाह रहे थे। आपको आगे वाली स्लाइड से समझ में आ जाएगा, है ना। तो उससे पिछले साल तक ऑनलाइन टेस्ट अलग से हम नहीं लेते थे। यदि आप याद करें तो तिमाही परीक्षा को ही हम ऑनलाइन टेस्ट मान लेते थे। एग्जाम। आरती मैम, वेरी नाइस, थैंक यू आरती मैम, बहुत सही। ये जो क्वार्टरली एग्जाम था वही बताता था कि हमने ब्रिज कोर्स में जो मेहनत की है उस ब्रिज कोर्स को पढ़ाने का हमारा परिणाम क्या है, किस हद तक हम सफल हुए हैं और हमारे विद्यार्थी हमसे कितना गेन कर पाए हैं, क्या वो हमारी कक्षा 9वीं तक के लेवल तक पहुंच पाए हैं। ये हमें क्वार्टरली एग्जाम के रिजल्ट से पता चलता था और उसी को ऑनलाइन माना जाता था। ऑनलाइन टेस्ट अलग से नहीं होता। नहीं, पिछले वर्षों तक पिछले वर्ष में, है ना। अब हम हमारे इस वर्ष का 2026-27 का देखते हैं कि ब्रिज कोर्स की समाप्ति पर 20 जुलाई के पश्चात हमको
शाला स्तर पर विद्यार्थियों की प्रगति जांचने हेतु N9 टेस्ट लेना है। इस बार इस बार से लेना है ना। लास्ट ईयर तक 25-26 का जो सेशन था वहां तक क्वार्टरली एग्जाम ही N9 का काम करता था, लेकिन 26-27 का जो सेशन है इसमें N9 सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बेसलाइन टेस्ट है, मिडलाइन टेस्ट है और एंडलाइन टेस्ट है, इनकी जो डेट्स हैं कि कब कब आपको लेना है विमर्श पोर्टल पर, इसे कब अपलोड करना है, ये प्लीज आप लोग अपने पास नोट करके रखिए। यदि आप लोग हमें चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये डेट्स रिवाइज करें, तो हम एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लेंगे, पर इन्हें अपने पास आपको नोट करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग है ये राज्य स्तर से भी होगी, संभाग स्तर से भी होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगी। तो हमें बहुत अलर्ट रहकर, क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट है और जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो ब्रिज कोर्स को लेकर इस वर्ष कुछ ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार जो ब्रिज कोर्स है वो चेंज किया गया है, तो उसकी सफलता बहुत कुछ इस साल के रिजल्ट पर डिपेंड रहेगी। तो इसलिए मॉनिटरिंग भी जो है वो हम लोगों का ये अंदाज है कि इस बार कुछ फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होगी, तो कृपया इन डेट्स को आप लोग अपने पास जरूर नोट करके रखिए। तो 21 जुलाई से 2026 से 25 जुलाई 2026 तक सभी विद्यार्थियों का ब्रिज कोर्स का सभी विषयों का N9 टेस्ट लिया जाएगा। डेट्स आप लोग अपनी डायरी में कृपया नोट करते चलें। एंडलाइन टेस्ट के भी जो पेपर हैं बेसलाइन और मिडलाइन की तरह आपको विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां से उन्हें प्राचार्य जी द्वारा डाउनलोड करके फोटोकॉपी कराया जाएगा। और एंडलाइन टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी यथासंभव उसी दिन किया जाएगा। यदि उस दिन संभव ना हो सके तो अगले दिन मिलाकर इस तरह से 2 दिन में उसको करना आवश्यक है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 तक विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर N9 टेस्ट की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। यदि इन डेट्स को आप देखें अपलोड करने की डेट को, तो बेसलाइन टेस्ट में आपको लगभग 10 से 15 दिन का समय दिया जा रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल लास्ट डे है जब आपको अपने मार्क्स की एंट्री करना है। तो लेकिन मिडलाइन और एंडलाइन टेस्ट में आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। मतलब यदि आपको 25 जुलाई तक ये टेस्ट ले लेना है N9 टेस्ट, तो आपको 5 दिन यानी 30 जुलाई तक का समय दिया जा रहा है। इसी तरीके से मिडलाइन टेस्ट में भी आपको 5 दिन का समय दिया जा रहा है, लेकिन बेसलाइन टेस्ट के लिए समय ज्यादा दिया गया है। क्या इसका कारण आप बता सकते हैं कि बेसलाइन टेस्ट में क्यों ज्यादा समय दिया गया है? मैडम मैं बताना चाहूंगी कि बेसलाइन टेस्ट में जब हमारे विद्यार्थी का न्यू एडमिशन होता है, कई बार वो स्कूल चेंज करते हैं, कई बार कुछ पारिवारिक परिस्थितियां या एकदम से नए सेशन में आने की हड़बड़ी, बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके कई बार स्कूल पहुंचता है। तो मान लो लेट भी हो गया तो भी एटलीस्ट हमारे पास 15 डेज है जब हम बच्चे से संपर्क करके उसको विद्यालय बुला के उसको किसी भी हाल में अपना बेसलाइन टेस्ट कंप्लीट करना है। पर जहां तक बात आती है मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट की, उस दौरान हमारा विद्यालय लगातार में कंटिन्यू में संचालित हो रहा होता है, तो निश्चित ही विद्यार्थी हमारी रीच में होगा, हमारी पहुंच में रहेगा, तो हम उसको 5 दिन के मार्जिन में लेकर हमारे मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो 30 जुलाई 2026 तक विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर N9 टेस्ट की प्रविष्टि की जाएगी। ये बढ़ती है मैडम अपन, बिल्कुल। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें गतिविधि हमारी दी हुई है, बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट। पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि दी हुई है 30 मार्च बेसलाइन टेस्ट की, बिल्कुल ठीक। मिडलाइन टेस्ट की जो पोर्टल पर नंबर अपलोड करने की डेट है वो, सॉरी इसको थोड़ा सा देखेंगे हम, 30 अप्रैल होना चाहिए। हाँ 31 बेसलाइन टेस्ट की यहाँ पे 31 अप्रैल। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के मध्य हम लोग टेस्ट ले लेंगे और परिणाम की एंट्री जो है वो 15 अप्रैल तक बेसलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर 30 मार्च 2026 तक। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के मध्य हम लोग उसका टेस्ट ले लेंगे और 15 अप्रैल तक हमको उसके रिजल्ट को हम एंटर अपलोड कर देंगे विमर्श पोर्टल। ये डेट्स मुझे लगता है वहां से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नहीं सही है,
पोर्टल पर क्वेश्चन पेपर जो अपलोड करने की डेट है वो 25 जून 2026 है मिड टाइम की। 28 जून से 30 जून के बीच हम हमारे बच्चों से टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे और 5 जुलाई तक उसका रिजल्ट अपलोड कर देंगे निवास पोर्टल। ऐसे ही एंडलाइन टेस्ट की जब बात आती है तो 18 जुलाई 2026 तक इसके क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे पोर्टल, जो प्राचार्य की लॉगिन से हम डाउनलोड करके फोटोकॉपी करा सकते हैं। 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में हम एंडलाइन टेस्ट क्वेश्चन टेस्ट कंडक्ट करेंगे और 30 जुलाई तक हम इसका परिणाम अपलोड कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो और आप याद रख पाए, है ना। और बहुत सही तो ये होगा कि अपने जो विद्यार्थियों का अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज को आप करके रख लें। कई बार स्क्रीनशॉट भी डिलीट हो जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हमारे पास व्यवस्थित जगह पर लिखा होगा तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, संभाल कर अनुमान चाह रहे हैं। अब ब्रिज कोर्स जो है उसको किस तरह से आपके स्कूल में कंडक्ट करना है, इसके लिए एक सुझाव है, जो सजेशन है वो हमें भोपाल से दिया गया है। तो क्या इसके बारे में आप से कोई कुछ बताना चाहेगा, इसके बारे में अपना विचार प्रकट करना चाहेगा? हाँ, तो हम भी इस बारे में बात करेंगे कि जो सजेस्टिव टाइम टेबल हमको दिया गया है कि हम किस तरीके से ब्रिज कोर्स को हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड कालखंड में हम यानी जो फर्स्ट हाफ है हमारा स्कूल का, उसमें उन विषयों को लेते हैं जो सभी विषयों का आधार है, मतलब कि लैंग्वेज यदि बच्चा जान रहा है, उसको पढ़ पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है और अपना रिस्पॉन्स दे पा रहा है, तभी वह अन्य विषयों में भी अपना हस्तक्षेप रख पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। वो ये था मैडम का प्रश्न है कि यदि बच्चे का एडमिशन बच्चा 20 अप्रैल को लिखा है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो मैडम टेस्ट तो जरूर ले ही लीजिएगा बच्चे का, ताकि हम उसका ब्रिज कोर्स ले सकें। मतलब उसका कंडक्ट तो करना ही है हमें, असेसमेंट हो जाएगा, डायग्नोज कर पाएंगे कि उसका लेवल क्या है। बिल्कुल जरूरी है, भले ही उसका परिणाम विभाग पोर्टल लॉक हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है मैडम कि आवश्यकता को देखते हुए उस समय डेट एक्सटेंड की जाए, तो हम बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते कि बच्चे ने बाद में एडमिशन किया है तो हम उसका बेसलाइन टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट में बच्चों में भी ये मैसेज जाएगा कि जो बच्चे लेट एडमिशन ले रहे हैं उनका तो टेस्ट नहीं लिया गया, तो टेस्ट जरूर ले लेंगे, भले ही उनके मार्क्स की एंट्री ना कर पाएंगे मार्क्स पोर्टल का। अब हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये 3 विषय ऐसे थे जिनके पिछले सालों तक भी ब्रिज कोर्स कंडक्ट किया जाता था। तो इनके लिए पिछले साल बताया जाता था कि 40-40 मिनट के 2 कालखंड, अर्थात लगभग 80 मिनट का एक कालखंड होगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी और 80 मिनट का गणित। तो इसमें ये ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक के पहले जो हिंदी और अंग्रेजी का जो विषय है उसका ब्रिज कोर्स संचालित किया जाए और 5वें और 6वें पीरियड में अर्थात अवकाश के बाद गणित का। इसके बाद जो बचे हुए 3 विषय हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इन्हें 2 कालखंडों में इस प्रकार से समायोजित करें कि जो हफ्ता है उसमें 6 दिन में से 2 दिन विज्ञान पढ़ें 6वें पीरियड में और 7वें पीरियड में कोई एक विषय। तो दो दिन इस तरीके से बांट दिए जाए कि सभी विषयों को 2-2 पीरियड मतलब हर दिन मिल सके, जिससे कि सभी 6 के 6 विषयों का ब्रिज कोर्स भी संचालित किया जाए और जो विद्यार्थी है वो सिर्फ 3 कठिन विषयों में ही नहीं बल्कि 6 विषयों में वो 9वीं कक्षा के स्तर तक आ सके। तो सभी विषयों को समान रूप से अवसर मिल जाएगा। जो कठिन विषय है उनको हम अधिक वेटेज दे रहे हैं और जो तो उन विषयों का आधार को हिंदी अंग्रेजी को आधार बनाकर ही हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत पढ़ाते हैं। बच्चा जब पढ़ पाएगा तभी तो उस चीज को समझ पाएगा। लिखा क्या है, सिर्फ शब्द को
पढ़ के उसका अर्थ यदि नहीं समझ पा रहा है तो वो पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी को विशेष वेटेज दिया जा रहा है कि विद्यार्थी कम से कम भाषा में सिद्धहस्त हो। अगर वो भाषा पढ़ पाएगा तो ही अन्य विषयों का सार वो समझ पाएगा। प्रत्येक विषय का आधार तो भाषा ही है। भाषा ही होती है। भाषा को हम पढ़कर ही समझ पाते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जब हम क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी तो हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़ने का, उसको एनालाइज करने के लिए हमारा स्किल होना चाहिए। तो आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशा है आप ये समझ गए होंगे कि हमें ज्यादा वेटेज अंग्रेजी, हिंदी है, गणित जो और हमारे इसमें जैसे पहले और दूसरे कालखंड में अंग्रेजी, तीसरे और चौथे कालखंड में इस तरह से जो सजेशन है उसको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि यदि शुरुआत में हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अगले जो 2 कालखंड है उसमें हम गणित भी ले सकते हैं। इसमें इसका आधार शायद गणित अवकाश के बाद लेने का ये लिया गया होगा कि अवकाश के पश्चात विद्यार्थी जो है वो थोड़ा सा भोजन आगे बढ़ते हैं मैडम। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर यदि शाला में कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सेक्शन के अनुरूप हो, इन विद्यार्थियों का पृथक सेक्शन बनाकर उन्हें कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तकों का अध्यापन करवाया जाए। मतलब ये है कि सारे के सारे विद्यार्थी, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उनका लर्निंग लेवल कम ही हो। कई विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ऐसे हैं जिनका लर्निंग लेवल 9 तक का है। तो हम उन विद्यार्थियों को उनका जो सेक्शन बना के उनका जो रेगुलर कक्षा 9वीं की पुस्तकें हैं उनको पढ़ा सकते हैं और उन्हें हम रेगुलर कोर्स में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कक्षा 8वीं की दक्षता नहीं है विद्यार्थियों में या उनकी संख्या ज्यादा है और 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी नहीं है कि हम एक अलग से क्लास बना सकें, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी कक्षाओं में ग्रुपिंग कर सकते हैं, अर्थात कक्षा को कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं और प्रत्येक ग्रुप में एक 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थी या जिसे हम कह सकते हैं कि बाकी विद्यार्थियों की अपेक्षा जिसका लर्निंग लेवल अच्छा है उसे हर एक ग्रुप में एक विद्यार्थी या 2 विद्यार्थियों को रखें। तो ऐसे में पीयर लर्निंग का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो हमने अपनी पिछली कई ट्रेनिंग्स में ग्रुप एक्टिविटीज की बात की है, जिसमें हमने ये भी बात की है कि यदि आपकी कक्षा में अलग अलग सीखने के स्तर के विद्यार्थी हैं तो जिन विद्यार्थियों का सीखने का लर्निंग लेवल कम है, ऐसे विद्यार्थियों के एक समूह में किसी एक विद्यार्थी या 2 विद्यार्थियों को ऐसे भी यदि रखें जिनका लर्निंग लेवल अच्छा है, तो ऐसे में शिक्षक को काफी सहायता मिल सकती है। विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वो अपने साथियों से सीखते हैं। पीयर का अर्थ ही होता है साथी। और कई बार हमने ये महसूस किया है कि विद्यार्थी जो शाय नेचर के विद्यार्थी रहते हैं वो टीचर से कोई भी चीज पूछने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। तो उनका जो हेजिटेशन है अपने जब साथियों के माध्यम से उनको कोई चीज सीख मिलती है, कोई चीज वो खुलकर पूछ पाते हैं कि यार मुझे ये बता दे, मुझे ये समझ में नहीं आया, तूने इसे कैसे हल किया। तो जब वो आपस में बातचीत करके सीखते हैं पीयर लर्निंग के माध्यम से, तो वह सीख ज्यादा स्थायी होती है। एक चीज और होती है कि जो विद्यार्थी जिसकी दक्षता अच्छी है या लर्निंग लेवल अच्छा है, उसके अंदर भी एक विश्वास, आत्मविश्वास की भावना आती है और एक संतुष्टि का स्तर आता है कि वो अपने साथियों की और शिक्षक की सहायता कर पा रहा है, उसके जो ज्ञान है, उसका लर्निंग लेवल है, उसका उपयोग हो रहा है। तो सिद्दीकी सर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। जब तक सर टाइप कर रहे हैं मैं आगे बढ़ती हूँ कि शिक्षकों द्वारा ब्रिज कोर्स के पीरियड में सर्वप्रथम हैंडबुक से पढ़ाने के बाद गतिविधि के माध्यम से समझाया जाए तथा बाद में विद्यार्थियों से वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराया जाए। आजकल का जो शिक्षण है वो गतिविधि आधारित है, जिस पे पिछली कई ट्रेनिंग्स में हम बात करते आ रहे हैं। तो गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी का जो अधिगम है वो बहुत अच्छा होता है। वो जो सीखता है उसे वो लंबे समय तक याद रखता है, क्योंकि उसको हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो बहुत तरह की इस तरह की गतिविधियां हैं बहुत सारी, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को की जो लर्निंग है उसको
ले सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि पिछले साल तक की जो ब्रिज कोर्स की किताब थी उसमें ये सजेस्ट किया जाता था कि आप क्या गतिविधि करवाओ, लेकिन इस साल से उन्होंने ये आपको फ्री छोड़ दिया है कि अच्छा। आप अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उस गतिविधि का संचालन कर सकते हैं ना। आपको सामने यदि कोई सर से बोलते हैं सर को अनुरोध करते हैं। यानी विद्यार्थी यदि किसी गतिविधि को कर रहा है तो करके सीखना जो है वो एक बहुत स्थायी नॉलेज देने वाली चीज है। कोई चीज हम एक बार जैसे कोई बच्चा बर्फ में पिघल जाता है, बर्फ में फिसल जाता है, और जब वो फिसलता है तो उसको मालूम होता है कि बर्फ जो है स्लिपरी चीज है, इस या पानी जहाँ पे गिरा हुआ है यहाँ पे स्लिप हो सकते हैं, तो वो सावधानी से चलने लगे। जो कभी नहीं फिसला है वो वहां पे फ्री होके चलेगा, और फ्री होके चलेगा तो उसकी गिरने की संभावना बनी रहेगी। पर यदि एक बार गिरा है, उसने अपने आप को वहां पे अनकंफर्टेबल फील किया है, तो दोबारा से वह संभल के चलेगा। करके सीखने वाली जो बात रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और करके सीखने से विद्यार्थी लाइफ टाइम उस चीज को नहीं भूल पाता। सिद्दीकी सर आपको Yes, ma'am. अनुरोध करते हैं। Thank you, ma'am. Good afternoon, one and all present within this particular online meeting. Siddiqui sir, I'm sorry to interrupt you. Actually, could you please be a bit louder because your voice is not perfectly audible. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, yes. Now you are audible. Thank you, thank you. Good afternoon, one and all present here. And देखिए, I have some suggestions. मैम मैंने syllabus देखा भी, मतलब हम जो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, तो उसमें फैमिली फेस्टिवल्स फ्रेंड्स से डायरेक्ट सेंटेंसेस स्टार्ट किया है उन्होंने। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। तो यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम अपने लेवल इस पर बार का जो सिलेबस है, न्यू हैंडबुक है, वो जी। पिछले हैंडबुक की तरह नहीं है। अभी जब आप देखेंगे तो आपको जी। समझ में आएगा कि हाँ। नए सिरे से डिजाइन किया गया है, और जी। बहुत अच्छी बात है कि पिछले वर्षों में जो हैंडबुक हाँ। की तरह इस बार क्या है, हमको कलरफुल वर्कबुक अवेलेबल करवाई जा रही है विद्यार्थियों के जी। लिए। तो कलरफुल के साथ में जैसे कुछ बेसिक वर्ड्स थे, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मैम ने आप लोगों ने भी समय समय पर हमें चीज बताई है। जैसे हम बात कर रहे थे सिलेबल्स की और की टू फोनेटिक्स की, तो ये भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू बोथ टू पुट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आप मतलब इनके संज्ञान में अगर लाएं तो अच्छी बात होगी। और जितनी बेसिक वोकेब हैं, वोकेबलरीज, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ वोकेबलरीज तो दी हैं, लेकिन जो बेसिक से बेसिक होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम बात करें 3 to 5 क्लास 3rd to 5th लेवल के बच्चों के लिए, तो वहाँ वोकेबलरीज के मामले में हम देखते हैं कि थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। तो खैर वो तो हम एनालाइज करेंगे, और आपका भी मार्गदर्शन परम आवश्यक है, गाइडेंस जरूरी है। और हम अपने लेवल पर भी कुछ वोकेबलरी बना रहे हैं अभी। तो मेरा यही सजेशन है कि जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं तो हम उसे इन्वॉल्व कर लें। और ख़ास तौर से जैसे हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इन चीज़ों की इसमें थोड़ा सा कमी रही है। और आई होप कि दिस रिवाइज वर्जन कैन सर्व इन द बेटर वे। ये जो रिवाइज्ड वर्जन है ये आपको आपकी अपेक्षा के अनुरूप मिलेगा। उसमें बहुत अच्छी बात है कि एडजेक्टिव्स को सेपरेटली, ग्रामर को भी विशेष रूप से महत्व दिया गया है, और एक्टिविटी के थ्रू दिया गया है। हाँ। जो बेसिक ग्रामर है, जो क्योंकि यहाँ वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो क्योंकि फ्लैट एक बार एक्सरसाइजेस आप थी। जब इस अभी हम यहाँ पर भी उसके दो कुछ ग्लिम्स देखेंगे सिद्दीकी सर, उसको देख के फिर आप एक बार फिर आपके व्यूज बताइएगा कि अब आपका मतलब क्या विचार बनता है उस बुक को देखकर, क्योंकि जो चीजें आपने डिस्कस की है ऑलमोस्ट वो सभी उसमें इनकॉर्पोरेट हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो बच्चे को बेसिक ग्रामर हम फेस करते हैं कि हम उन्हें नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो जो बेसिक ग्रामर की एक्सरसाइजेज है वो भी उसमें है। और जो सबसे अच्छी बात है कि वो सेपरेटली नहीं है सिद्दीकी सर, वो कंटेक्चुअल ग्रामर है, जो कि हम बात करते हैं बच्चों से कि भाई अलग से यदि हम ग्रामर उन्हें आइसोलेशन में पढ़ाते हैं तो उनके लिए ग्रामर एक सेपरेट सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको कि वो बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन इस पर की जो
ये स्टूडेंट वर्कबुक है, उसे जब आप देखेंगे तो उसमें पूरे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर है, जिससे कि विद्यार्थी को अलग से कुछ नहीं समझना पड़ेगा, वो पढ़ाई के साथ साथ ग्रामर भी उसकी सीखना हो जाएगा और उसे Yes. बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं और होगी। एक बात और मैं रखना चाहूंगा, जैसे कि वर्कबुक प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वर्कबुक और टीचर्स हैंडबुक, तो इसके साथ में अगर एक वोकेबुलरी, खैर उस पे तो मतलब अभी हम काम स्टार्ट किया है थोड़ा, लेकिन एक सजेशन ये है कि एक डिक्शनरी अगर गवर्नमेंट से ही मिल जाए बच्चों को ये इन 4 सालों के लिए, टू बिल्ड अप वोकेब स्ट्रॉन्गर देन एवर, तो ये भी सर, एक बहुत अच्छी चीज बहुत होगी। अच्छी बात, आपकी इस कठिनाई का भी सॉल्यूशन वर्कबुक में है, तो बस जी, थोड़ा सा धीरज रखिए और ओके, बस हम यस यस, वर्कबुक की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो उस ओके, वर्कबुक को देखने के बाद आपको जो यस यस आपके यस, जो भी सजेशंस हैं, शायद ओके, वहां भोपाल पहले ही पहुंच गए थे आपके सजेशंस से, उन्होंने उनका यस सभी का सबमिशन किया हुआ है। और यस मैम, बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी, जो क्योंकि वोकैबुलरी की भी एक ये सबसे बड़ी विशेषता होती है सिद्दीकी सर की, यदि आप उसको आइसोलेशन में पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो उनकी टेम्परेरी मेमोरी में रहती है, लेकिन उनकी परमानेंट मेमोरी में नहीं आती और उससे वो उनकी एक्टिव वोकैबुलरी में वो शामिल नहीं हो जी, पाती, जिसके कारण दैट बच्चे उसको दैट यूज पार्ट वाज मिसिंग नहीं कर पाते। पर्टिकुलरली। लेकिन थैंक्स मैम। इस बार की जो वोकैबुलरी है वो जी, क्योंकि कंटेक्चुअल है, तो बच्चा उसका यूज कैसे होता है, कैसे कहाँ कहाँ किस रूप में उस शब्द का प्रयोग होता है, वो भी सब वो सीख पाएगा। और इसके जी, आगे वो जो है वो टीचर की क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है कि किस यस, तरीके से आप अपने बच्चे को शुरुआत में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको कंटिन्यू कैसे रखते हैं। तो ये हमें इसमें इस मामले में आपकी क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा उपयोग होगा। तो यस मैम, अब हम आगे थैंक यू, चलते हैं। यस, श्योर, थैंक्स मैम, ओके, थैंक यू सिद्दीकी सर। वेलकम। शिक्षकों द्वारा ब्रिज कोर्स के पीरियड में सर्वप्रथम हैंडबुक से पढ़ाने के बाद गतिविधि के माध्यम से समझाया जाएगा तथा बाद में विद्यार्थियों से वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराया जाएगा। बच्चों को अभ्यास करवाना है, हमें उन्हें स्पून फीडिंग नहीं करनी है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है, विद्यार्थियों से ही सॉल्यूशन निकलवाना है। यदि हम अपने विद्यार्थियों को इस तरह की आदत डालते हैं कि वो पैसेज को पढ़ें या किसी भी एक्टिविटी को करें और उसके बाद वो उसके आंसर लिखने की कोशिश करें, तो ये सभी शिक्षकों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 9th 10th 11th 12th में पैसेज आते हैं, सीन और अनसीन दोनों। तो बच्चे उसके उत्तर अभी तक नहीं लिख पाते थे, इसीलिए नहीं लिख पाते थे क्योंकि वो उनको उसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी, अलग से हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करवा पाते थे। शायद हम शिक्षकों की इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए भोपाल में जो इस बार की ब्रिज कोर्स की हैंडबुक डिजाइन की गई है, उसमें बच्चे की इसी क्षमता का विकास होगा और इसी तरीके से जो उसकी क्षमता का विकास होगा, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। बच्चे सभी पैसेजेस के प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर खुद लिख पाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को, जैसा कि मनीषा मैडम ने कहा, स्पून फीडिंग ना करें, बच्चे को पढ़ने के लिए धीरज के साथ समय दें, उन्हें उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करें और इसके पश्चात हम जब उनके उत्तर हैं तो उसमें कहाँ क्या कमी है वो बताएं। पैसेज को हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि बच्चे को खुद ही मोटिवेट करना है कि वो पैसेज को पढ़े, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करे और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा वर्ड बाय वर्ड समझे, कई बार बच्चे गैस भी करते हैं कि इस पूरी सेंटेंस एक या दो वर्ड का मतलब नहीं भी मालूम है तो भी बच्चे गैस कर सकते हैं कि वो कंप्लीट सेंटेंस क्या कह रहा है। तो वो जो गैस करने की आदत है वो हमें विद्यार्थियों में अभी से विकसित करना है और ये ब्रिज कोर्स की जो हमारी वर्कबुक है इसमें बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसको आप उसी तरीके से कंडक्ट करिएगा। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया बच्चे को उत्तर लिख के ना दें, उसे खुद ढूंढने दें, क्योंकि एक जापानीज प्रोवर्ब है जो कि कहती है, इफ यू गिव फिश टू समवन यू फीड फॉर अ डे, बट इफ यू टीच फिशिंग यू फीड फॉर होल लाइफ। यदि आप किसी को भोजन प्रदान कर देते हैं तो आप एक दिन पेट भर पाते हैं, लेकिन यदि आप उसको भोजन कैसे कमाना है या कैसे बनाना है ये सिखा देते हैं तो आप जीवन भर के लिए उसका पेट भर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यदि बच्चों को प्रश्नों को उत्तर ढूंढना सिखा देते हैं तो ये उनके आगे तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पैसेज आते हैं, उनके उत्तर लिखने में बच्चे सक्षम हो पाएंगे यदि हम 9वीं से उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसकी शुरुआत आपकी ब्रिज कोर्स की वर्कबुक से होगी। आगे देखते हैं शिक्षकों का
दायित्व होगा कि वे प्रत्येक पाठ के बाद प्रत्येक विद्यार्थी की वर्कबुक को जांचें, उसकी गलतियों पर गोला लगाएं तथा उसका सही स्वरूप लिखें। यदि विद्यार्थी बार बार एक ही गलती कर रहा है तो उसे अलग से समझें। थोड़ा सा हमारे लिए ये जो कार्य है ओवरबर्डन है, लेकिन हमें करना ही होगा क्योंकि हमें हमारे प्रत्येक विद्यार्थियों को उस लेवल तक लेकर आना है। गलतियां जब तक चिन्हित नहीं करेंगे, गलतियों पर हम गोला नहीं लगाएंगे, विद्यार्थी को समझ ही नहीं आएगा कि वह इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलत है। गलती को बच्चे को सुधार के बताना है ताकि वह उस गलती को रिपीट ना करे। रिपीटिशन खत्म हो जाएगा गलती का, वो सही रास्ते पे चल पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से सीखने के अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। तो जैसा कि मनीषा मैडम ने कहा कि ये टीचर्स के लिए थोड़ा सा ओवरबर्डन होगा, लेकिन इस समय पे यदि हम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको 10th 11th 12th में वो मेहनत बच जाएगी क्योंकि फिर बच्चा उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास किस तरीके से करना है उसके लिए हमें गाइडलाइन दी हुई है। ब्रिज कोर्स के दौरान नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत की वर्कबुक दी गई। वर्कबुक का मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों को खुद वर्क करना है। वहां पे टीचर सिर्फ सजेस्टिव रोल प्ले करता है, वहां पे टीचर का मेन रोल नहीं होता। हमारा जो पुराना कोर्स था उसमें एक हमारी मेन टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, एक वर्कबुक हुआ करती थी। तो वर्कबुक भी कई बार ऐसा होता था हम विद्यार्थियों को कक्षा में अलग से पढ़ाते थे क्योंकि हमारे विद्यार्थियों की अभी भी ये हैबिट डेवलप नहीं हुई है कि वो खुद से किसी भी बुक को निकालें और उस बुक पे कुछ अभ्यास कार्य करें। पर बच्चों को ये बार बार हमें बताना पड़ेगा। वर्कबुक नाम ही है कि आपको उस बुक पे खुद वर्क करना है। जहां आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं वहां पर आपका शिक्षक आपको मदद करने के लिए एज अ फैसिलिटेटर अवेलेबल है। तो ब्रिज कोर्स जो है उसकी सारी विषयों की पुस्तकें जो विद्यार्थियों के पास होंगी वो वर्कबुक है और विद्यार्थियों को ही वर्क करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। आप वहां अवेलेबल रहेंगे ओनली टू हेल्प देम, नॉट टू टीच देम। इसका मतलब अब मनीषा मैडम टीचर जो है वो टीचर ने लेकर एक फैसिलिटेटर होगा जी। और फैसिलिटेटर का काम पढ़ाना नहीं होता बल्कि बच्चे को सीखने में सहायता प्रदान करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है बल्कि वो किस सीख रहा है उसको मॉनिटर करना है सिर्फ कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है, सच में सीख रहा है या नहीं। कई बार बच्चे साथ में बैठते हैं तो वो बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो डायरेक्शन उनका सही होना चाहिए और इसीलिए टीचर जो है वो वहां पर अभ्यास करवाएंगे बच्चों को अधिक से अधिक। साथ ही साथ इसमें जो प्राचार्य होंगे उनका भी ये दायित्व होगा कि वो प्रतिदिन संचालित ब्रिज कोर्स का अवलोकन करेंगे और विद्यार्थियों की वर्कबुक पर किए गए कार्य का सत्यापन करेंगे। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर स्टूडेंट और टीचर तक बात खत्म हो जाती है। ये जो लेवल है अलग अलग स्तर पे निर्धारित कर दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति का अपना रोल है। विद्यार्थी को सीखना है, शिक्षक को फैसिलिटेट कराना है, शिक्षक और विद्यार्थी के किए गए कार्य पर प्राचार्य की निगरानी रहेगी, उनका मार्गदर्शन रहेगा और वह जहाँ कहीं कार्य में कमी हो रही है वहां पर अपनी ओर से एक्स्ट्रा एनर्जी डालकर उस कार्य को संपादित कराएंगे ताकि जो हमसे अपेक्षा की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, हम हमारे विद्यार्थियों तक उस चीज को व्यवस्थित तरीके से पहुंचा सकेंगे। इसके बाद बात आती है जो प्राचार्य हैं उनका उत्तरदायित्व। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि मैडम हम तो टीचर हैं तो ये प्राचार्य का उत्तरदायित्व हमें क्यों बताया जा रहा है। तो ये क्योंकि एक तरह का ऐसा ट्रायंगल है या एक तरह का एक सर्कल है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक इसके जो इसका गोल है उसकी एक्टिविटी का असर जो है वो दूसरे गोल पर भी पड़ेगा। तो प्राचार्य जी का जो उत्तरदायित्व है ये हमें पता रहेगा तो हमें भी आगे सहायता मिलेगी कि हमें किस तरीके से इसे कंडक्ट करना है। तो इस संपूर्ण कार्यक्रम में प्राचार्य जो होंगे उनसे क्या कार्यवाही की जाएगी कि यदि विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय के जो व्याख्याता या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं तो उनसे भी ब्रिज कोर्स का अध्यापन करवाया जाए। ये नहीं माना जाए
कि व्याख्याता या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक सिर्फ 11वीं या 12वीं के अध्यापन के लिए हैं और उन्हें भी ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। और वैसे भी अभी एक शाला एक परिसर के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उसमें सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को सभी कक्षाओं को पढ़ाने का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो यदि कोई किसी शाला में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक है तो उन्हें भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी पढ़ाना का उत्तरदायित्व दिया जाता है। दूसरी चीज, कक्षा 9वीं में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उसके लिए भी बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट, साथ ही साथ ब्रिज कोर्स की समस्त कार्यवाही उसी तरह की जाएगी जिस तरह नवीन विद्यार्थियों के लिए की जाती है, क्योंकि इस तरह के विद्यार्थियों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। और 9वीं में उत्तीर्ण हुए इसका अर्थ यही है कि वो कहीं ना कहीं 9वीं के स्तर के अनुरूप नहीं आ पाए, तो फिर से उनके लिए जो रेमेडियल ब्रिज कोर्स है वो फिर से किया जाएगा। तो इसलिए हम में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि जो 9वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं क्या उनके लिए भी बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट के साथ साथ ब्रिज कोर्स भी उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से बाकी विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से नवीन विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। क्योंकि 9वीं कक्षा में विद्यार्थी फेल हुआ है, मतलब वह 9वीं के लर्निंग लेवल को अचीव नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वहां पे हमारी ब्रिज कोर्स को उस तक पहुंचाने में अक्षमता स्पष्ट नजर आती है। इसलिए हमें उस विद्यार्थी को, भले ही वह उसका रिपीट ईयर है, उसे पढ़ाना है ताकि वह, हम ये एश्योर करें, वह विद्यार्थी भी एश्योर करे कि वह उस लर्निंग लेवल में पहुंच गया है कि वो कक्षा 9वीं पास कर सकता है। साथ ही साथ हम सभी के सामने ये प्रश्न आ सकता है कि प्रतिदिन हम वर्कबुक की चेकिंग कैसे करेंगे। तो हमें चेकिंग उसको करना है ताकि प्रतिदिन की जो बच्चों का विकास हुआ है या जो उन्होंने सीखा है तो वो हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। और हमने इस कार्य को किया है या नहीं, तो ये प्राचार्य जो है उनका उत्तरदायित्व होगा कि कम से कम 10% विद्यार्थी की जो वर्कबुक है उसकी वो क्रॉस चेकिंग करें और उन पर प्रति हस्ताक्षर करें, ताकि वो भी ये बच्चों का विकास देख सके कि वो कितना सीख रहे हैं और क्या वो वर्कबुक पर प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं और जो कर रहे हैं क्या वो संतोषजनक है। इसके लिए ये प्राचार्य को उत्तरदायित्व दिया है। प्राचार्य जो है वो विद्यालय परिवार का मुखिया होता है और विद्यालय परिवार के मुखिया को मालूम होना चाहिए कि उस परिवार के प्रत्येक बच्चे पर जो उस तक पहुंचाना का उद्देश्य उन्होंने रखा है, वह उद्देश्य में हमारे शिक्षक कितना सफल हो पा रहे हैं। क्या हमारे शिक्षक सही तरीके से उस चीज को विद्यार्थियों तक कन्वे कर पा रहे हैं जो उन्हें पढ़ाया जाना है। जहाँ कहीं कमी होती है तो हमारे प्राचार्य महोदय का हम ये ना माने कि वो हम पे निगरानी रख रहे हैं, हम ये माने कि वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास हमेशा उपलब्ध है, जिसके मार्गदर्शन के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। एक चीज और इसमें ये रहती है कि जो प्राचार्य हैं वो एक्चुअली सिर्फ मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हैं, जैसा मनीषा मैडम ने कहा, बल्कि साथ ही साथ हमें अगर किसी सहायता की आवश्यकता है या कहीं उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्राचार्य हैं वो भी हिंदी या इंग्लिश या गणित जिस भी विषय से हैं, तो उनका भी हमें इतने वर्षों का जो अनुभव है उनका मार्गदर्शन और उनकी सहायता भी हमें प्राप्त हो सकती है। अनुभव बहुत मायने रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक नया एमएससी किया हुआ व्यक्ति जो तुरंत में अपॉइंट हुआ है वो एक 20 साल के लगातार कार्य किए गए व्यक्ति के अनुभव के बराबर का ज्ञान रखता है। अनुभव जो है वो समय समय पर हमें विभिन्न तरीके से सिखाता है, तो वो अनुभव ही हमें किसी भी कार्य को करने में दक्ष बनाता है। तो हमें प्राचार्य जो है उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में लेना है, एक सहायक के रूप में लेना है। आगे बढ़ते हैं। आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ये भी हम इसे अपने ऊपर बोझ ना समझे। ये मॉनिटरिंग जो है वो हमें हमारे कार्य को सही तरीके से करने के लिए प्रोवोक करती है कि हम कहीं पर शिथिल ना पड़े। जहाँ कहीं हमें शिथिलता महसूस होती है या ऐसा लगता है कि अभी बोर्डम हो गया या हम कोई काम करने जा रहे हैं, तो मॉनिटरिंग हमको एक्टिवेट कर देती है कि हमें बोल देती है, यानी उस समय बताती है मॉनिटरिंग कि भैया हमें इस कार्य को पूरा करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं हम पीछे छूट जाएंगे या हमारे विद्यार्थी पीछे रह जाएंगे। मॉनिटरिंग हमको बैक
बैक सपोर्ट देती है कि हम अपने कार्य को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। और मोटिवेट करने के साथ साथ फिर से मैं यही इसमें जोड़ना चाहूंगी कि हमें इसे भी एक मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं क्या हम उस कार्य को सही तरीके से संपादित कर पा रहे हैं, या यदि हमें कोई परेशानी आ रही है तो मॉनिटरिंग के समय पर हमें वो सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इसे हम एक सहायता के रूप में माने, न कि इसे एक परीक्षा के रूप में माने। तो ये जो हमें मैटर दिया गया है वो क्या कह रहा है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्राचार्य की व जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व ब्रिज कोर्स का समस्त विद्यालयों में समुचित क्रियान्वयन करवाने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा, जिसमें प्रशिक्षण में प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति, शाला में सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों द्वारा पठन पाठन, बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट एवं विद्यार्थियों के स्तर की विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि करवाना सम्मिलित है। हम ये नहीं सोचे कि हमारे ऊपर लाद दिया गया, हमारे को अवसर प्रदान किया गया है कि हम हमारे विद्यार्थियों को उस लेवल तक लेके आए, और इसके लिए हमारा पूरा विभाग बैक सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हम अकेले, विद्यार्थी अकेला नहीं है, विद्यार्थी के साथ शिक्षक है, शिक्षक के साथ उसके प्राचार्य है, प्राचार्य के साथ वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, जो हमें सारी पठन पाठन की सामग्री, सारी टेस्ट मटेरियल और उनको प्रविष्टि करवाने के लिए हर तरीके से हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध है। कहीं पर भी हम अकेले नहीं हैं। तो ये मॉनिटरिंग हमको एक बैक सपोर्ट दे रहा है। राज्य स्तर पर यदि ये मॉनिटरिंग का काम दिया गया है तो इसका अर्थ ये है कि अब हमारी सहायता के लिए ये सभी लोग हैं। इसके पहले तक ये होता था कि यदि मॉनिटरिंग नहीं होती थी तो यदि कोई शिक्षक किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो पठन पाठन सामग्री की कमी हो या टेस्ट के पेपर की कमी हो या समय की अवेलेबिलिटी हो, तो ऐसी स्थिति में वो अकेले ही जूझते थे। लेकिन अब हमारे साथ ये पूरा का पूरा शिक्षक अमला हमारी सहायता के लिए उपलब्ध है। ये जो मॉनिटरिंग है ये राज्य, संभागीय एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जाएगी ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से सही समय पर संपन्न हो सके। कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो हम इन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसका हल दे सकें। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रति माह कम से कम 10 विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यह मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। तो देखिए, एक व्यक्ति जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का सिर्फ एक ही काम नहीं है, वो हमें पूरे समय मॉनिटर करते हैं और बार बार वो आपके पास तक पहुंचे। हाँ, हर चीज आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। कभी भी कहीं से हमारे सारे मोबाइल नंबर हमारे विभाग के पास है, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के पास है, कभी भी हमारे पास कॉल आ सकती है, देखा जा सकता है कि इस तरीके से हम ब्रिज कोर्स का अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफलाइन मॉनिटरिंग से ज्यादा प्रभावी है। हम उस समय एक्यूरेट जगह पर है कि नहीं, अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ विद्यार्थी अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो यहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं और हमें गाइड भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी ध्यान में गाइड कर सकते हैं, अगर कमी है तो उसके लिए हमें थोड़ी डांट भी पड़ सकती है। हम अपने को अपडेट रखें, अपने कार्य को नियमित व्यवस्थित रूप से करें तो हमारा पूरा अमला हमारे सपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम का प्रतिशत, तो ये प्रश्न आप सभी के मन में आ रहा होगा कि यदि ब्रिज कोर्स संचालित किया जा रहा है तो जो मुख्य कोर्स है उसकी क्या भूमिका है, किस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कृपया ऐसे भी आप नोट करके रख सकते हैं। त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम का जो प्रतिशत है, तो त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में ब्रिज कोर्स के जो भी विषय है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पाठ्यक्रम में से 50% प्रश्न समाहित होंगे और जो शेष 50% प्रश्न है वो मूल पाठ्यक्रम में समाहित। त्रैमासिक परीक्षा की हमने बात की। अब बात आती है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न होगा और प्रश्न पत्र होगा उसमें ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम नहीं होगा, बल्कि 100% अर्थात 100% जो प्रश्न है वो मूल पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो लेकिन हम ये सोच के ब्रिज कोर्स को अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि 9वीं कक्षा में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का भी वेटेज होता है वार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ साथ।
तो हमें त्रैमासिक परीक्षा में भी ब्रिज कोर्स की तैयारी करवानी है, क्योंकि उसके ब्रिज कोर्स के साथ साथ मूल कोर्स को भी हमको साथ लेके चलना है, क्योंकि 50-50% का वेटेज है। 50% ब्रिज कोर्स और 50% मूल जो टेक्स्ट बुक हम लोगों को रनिंग में है वो हमें बच्चों को पढ़ानी है। हम किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल इस चीज से आप बेफिक्र रहें कि हमने एक चीज पढ़ा दी और दूसरा नहीं पढ़ाया तो क्या होगा। नहीं, दूसरा भी पढ़ाना है, क्योंकि हमारा बच्चा तभी उस लेवल तक पहुंचेगा जब वह दोनों को साथ ले लेके आगे बढ़ेगा और अर्ध तिमाही परीक्षा के समय दोनों पुस्तकों को बराबरी से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ब्रिज कोर्स का जो संचालन है उसकी अवधि दी गई है, उस अवधि के पश्चात हमें मूल कोर्स शुरू करना है। और इसमें हम ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ब्रिज कोर्स तो बिल्कुल अलग है। ब्रिज कोर्स जो है वो आपके मूल कोर्स की तैयारी है, क्योंकि आप जब त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा का या वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखते हैं तो उसमें भी जो पैसेज आते हैं वो एक तरह से आप ब्रिज कोर्स में उसकी तैयारी करवानी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्रिज कोर्स की जो किताब है उसके कुछ ग्लिम्स अर्थात उसके कुछ अंश हैं जो हमें देखने, और यहाँ पर हम आप लोगों से आपके भी विचार आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप इसमें क्या मतलब क्या अंतर देख रहे हैं और आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है या क्या बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सजेशंस में ये भी मायने रखते हैं और आगे बढ़ाए जाएंगे। सामने आपके एक पिक्चर दी हुई है, कुछ विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म में नहीं है तो स्कूल के बाहर पार्क में खेलने गए वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये जो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आता है उसमें भी हम इस तरीके की पिक्चर्स को देते हैं। तो अगर हमारे पास ब्रिज कोर्स में उस तरह ये पिक्चर्स अवेलेबल है तो हम यहाँ से ही बच्चों की वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। ये उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स हैं। साथ ही साथ मनीषा मैडम ये ब्रिज कोर्स की जो उपयोगिता है, जो आवश्यकता है, उसको भी सिंबलाइज कर रही है कि बच्चे बड़ी खुशी के साथ इस ब्रिज पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे जब इस ब्रिज कोर्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये ब्रिज जो है गैप को पूरा कर रहा है। 8वीं के स्तर और 9वीं के स्तर के गैप को पूरा करते हुए इस ब्रिज पर बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बच्चे ब्रिज कोर्स को पढ़ते हुए बहुत खुश होंगे और आज भी इसे पढ़ाते हुए बहुत ही ज्यादा आनंद महसूस करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं मैडम यहाँ पर देखिए कि वोकैबुलरी डेवलप करने की बात अभी आई थी। डीपी सर ने जब हमसे हैंड रेज किया था तो उन्होंने बात कही थी बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप करना है। तो यहाँ पर जो जो चीजें बच्चों को दिखाई पड़ रही हैं बच्चे खुद ही बता सकते हैं कि वो बच्चे कौन कौन से कलर, तो हम बच्चों के कलर की वोकैबुलरी यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज की स्पेलिंग पूछ सकते हैं, ब्रिज का अर्थ पूछ सकते हैं, पोल पूछ सकते हैं, ट्रीज पूछ सकते हैं, जो पूछ सकते हैं। तो ये वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए कुछ जितनी भी पिक्चर्स हमारे ब्रिज कोर्स की बुक में दी हुई है, हर पिक्चर में जो वोकैबुलरी आ रही है चिन्हित करके हम पहले तो बच्चों से ये पूछे, उसके बाद जो रिमेनिंग है उसे हम ऐड करें। इस तरीके से वोकैब डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। और क्योंकि बच्चे उस पिक्चर से गुजरे हैं, देखा है, परमानेंट वोकैबुलरी। आगे बढ़ते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कोर्स डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो हमने फर्स्ट पिक्चर ही देखी थी, तो बच्चों की बेसिक नीड, उनका फिजिकल एक्सरसाइज, ग्राउंड में खेलना और ग्राउंड तक पहुंचना किसी ब्रिज के माध्यम से, वो ग्राउंड उनका कक्षा 9वीं, वो ब्रिज जो है वो 8वीं से 9वीं तक आ रहा है उनको। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है ये विद्यार्थियों की बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो उनकी दक्षता में कमी है उस दक्षता को ब्रिज करना या उसको पूरा करना और उन्हें 9वीं के स्तर पर लेकर आना। दूसरी चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये हेल्प स्टूडेंट कोप विद बी एंड एट पार विद द इंस्टीट्यूशनल करिकुलम। जो करिकुलम 9वीं कक्षा के लिए डिजाइन किया गया है उस करिकुलम को समझने के लायक दक्षता और लर्निंग लेवल को विकसित करना। ये जब हम इस कोर्स को और आगे देखेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे।
तीसरा है क्वालिटी एजुकेशन। जो इस बार का कोर्स है उसको आप देख के निश्चित रूप से कहेंगे कि ये जो है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, कि वास्तव में जो बच्चों की नीड है, जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम उसे शिक्षण प्रदान कर पा रहे हैं। चौथा, एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इस कोर्स में टीचर्स का कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और साथ ही साथ पहली बार टीचर बेस्ड क्लास ना होकर ये स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास होगी, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी बराबरी से एंगेज रहेंगे। जैसा कि हमने बीएड में भी पढ़ा था, जो 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज के, वो सारे स्किल्स इस कोर्स को डिजाइन करते समय ध्यान में रखे गए हैं कि विद्यार्थियों में वो सारे स्किल LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट, उन तक पहुंचा सकें हम। इस तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है कि हर एक बच्चे में ये स्किल्स डेवलप हो सके। बट देयर आर ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यदि इसमें कुछ और लगता है तो वो हम इस साल के ब्रिज कोर्स की किताब को जब पढ़ाएंगे, ब्रिज कोर्स को संचालित करेंगे, इसके बाद हम सभी के फीडबैक भी हम गोपाल देख सकते हैं, ताकि अपडेशन, और हमेशा अपडेशन होते रहना चाहिए, ताकि ये जब बोलते हैं ना, जैसे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो खराब हो जाता है, सड़ने लगता है। बहाव यदि बना रहेगा, गति बनी रहेगी, अपडेशन होता रहेगा, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतरीन वातावरण की ओर आगे बढ़ेंगे। कहा भी गया है, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। Concept and content. New Bridge course has content for 8 weeks. लगभग आप पूरे 8 सप्ताह के लिए ये कंटेंट तैयार किए हो। 64 डेज का ये कंटेंट है हमारे साथ। तो 56 डेज में 8 वीक्स हो रहा है, उसके साथ 8 दिन और एक्स्ट्रा। तो वो ये ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं 8 दिन कि हमें बेसलाइन टेस्ट लेना है, मिडलाइन टेस्ट लेना है, एंडलाइन टेस्ट लेना है, उनको इवेल्युएट करना है। तो कई बार छुट्टी पड़ जाती है, तो इन सब चीजों को लेते हुए 8 हफ्ते और साथ में 8 दिन और इस तरीके से उसको लिया गया। तो जैसा कि बताया गया है कि इन 8 सप्ताह में हमें विद्यार्थियों के 4 स्किल्स को डेवलप करना है। लिसनिंग हम साधारण रूप से जो बोल देते हैं, बच्चा हमारी बात को किस हद तक व्यवस्थित सुन रहा है। सबसे बड़ी जो चाहना इंसान की है कि उसे सुना जाए। अब जो व्यक्ति सुन रहा है, क्या वो हमारे अनुसार उसका अर्थ प्राप्त कर पा रहा है? क्या हम जो बोल रहे हैं उसको वह रिपीट कर पा रहा है? जब वो रिपीट कर पा रहा है तो उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बोलना सीख रहे होते हैं, तो वो लिसनिंग और स्पीकिंग वाले स्किल पे बेसिक रूप से काम करते हैं, और जब वह विद्यालय में आते हैं तो उनके अगले 2 स्किल्स, रीडिंग और राइटिंग, को हम शिक्षक डेवलप करते हैं। तो अगर उसने प्रॉपरली सुना है तो वह उसको प्रॉपरली स्पीक कर पाएगा। जो हम वो कई बार बोलते हैं ना, उच्चारणगत गलती है ना। विद्यालय को कई लोग विद्यालय बोलते हैं, है ना। शाशक्कर को स्कूल, हाँ, शाशक्कर को सड़क वाला बोलते हैं। हाँ, स और श की बहुत गलतियां। तो नहीं, वो मदर टंग इन्फ्लुएंस भी ना हो, हर एक अक्षर का, हर एक वर्ड का व्यवस्थित उच्चारण है, वह उच्चारण हो। विद्यालय वाली गलती ना हो। तो ये चीजें जो है लाइफ टाइम लर्निंग वाली बात है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी भी गलत उच्चारण करते हैं, और वह गलत उच्चारण हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद करेगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में एक अकेले बैच को नहीं पढ़ा रहे होते। अगर हमारी सर्विस का ड्यूरेशन 32 साल है, तो हमने 32 साल तक विद्यार्थियों को गलत उच्चारण सिखाया होगा। तो विद्यार्थी जो सुनेगा वही बोलेगा। तो सबसे पहले हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को नीचे रखें, उच्चारण हमारे स्पष्ट हो। बिल्कुल मनीषा मैडम, कई बार हमारे शिक्षक साथी ये भी शिकायत करते हैं कि मैडम हम इंग्लिश तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा और इसलिए हमारी जो स्पोकन है वो वीक हो रही है, शायद हम इंग्लिश बोलना भूल जाए। तो इसके बारे में हमने पहले भी ट्रेनिंग्स में बात की है कि हम अपने विद्यार्थियों के सामने अगर इंग्लिश बोलते हैं और उन्हें भी इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपकी स्पोकन कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी। लगातार आप भी बोलेंगे और आपके बच्चे भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे।
इस विषय पर मैं अपनी छिंदवाड़ा जिले की प्रशंसा करना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे साथी इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, शुरू में आपके बच्चे जब आप सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं तो वो नहीं समझ पाते, तो शुरू में हम उन्हें बता दें कि भाई हम सिर्फ 1 या 2 महीने तक जो भी चीज इंग्लिश में बोलेंगे उसे हिंदी में बोलेंगे, लेकिन उसके बाद बाकी के जो 8 महीने हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे और आपको उसको समझना होगा। तो आप अभी से उसको सीखना शुरू करिए, जो हम बोलते हैं उसे समझना शुरू करिए। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उससे आप हमारे सामने पूछिए, हम उसे समझाएंगे और इस तरीके से आप अपनी कक्षा में ही स्पोकन इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि हमारे प्रोनाउंसिएशन में कहीं कमजोरी है तो हमें उस पर खुद ही ध्यान देना होगा, अपनी उस कमजोरी को भी हम दूर करें ताकि हम अपने विद्यार्थियों में भी सही स्पोकन जो है वो जो फोनेटिक्स है उसको हम, जैसा सिद्दीकी सर बोल रहे थे कि फोनेटिक्स भी ऐड होनी चाहिए, तो सिद्दीकी सर फोनेटिक्स के लिए हमें पर्सनल एफर्ट्स करने होंगे और उसके लिए हमें स्वयं भी प्रयास करने होंगे। ये जो लर्निंग होगी ये बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम होगा। तो जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो पढ़ाते जाएं, साथ में टेस्ट लेते जाएं, उसको टेस्ट करते जाएं, बच्चों का अभ्यास करवाते जाएं, तो उससे जो है वो कॉम्पिटेंसी बच्चे की डेवलप होगी और जो लर्निंग आउटकम है हमने किस सीमा तक उन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किया है वो हमें पता चलेगा। तो ब्रिज कोर्स की जो सार्थकता है और जो सफलता है वो हम साथ ही साथ में उसको एज्यूम करते चलें, उसको असेस करते चलें। टीचिंग एंड लर्निंग टू द स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, विद्यार्थी तक हम वो सारा मटेरियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से पहुंचाएं जो उनकी कक्षागत आवश्यकता है, जो उनकी क्लास में जो मूल करिकुलम रखा गया है उस कॉन्टेक्स्ट तक हम विद्यार्थी को पहुंचाएं। ये हमारे ब्रिज कोर्स का मेन अवधारणा है कि हम बच्चे को वहां तक ले आए। फिर ये जो हमारा ब्रिज कोर्स है, दिस इज फाउंडेशन फॉर क्लास 9। कक्षा 9 में जो हमारे सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ पाने के योग्य बनाना हमारे इस ब्रिज कोर्स का मुख्य उद्देश्य भी है और उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन भी किया गया। तो मनीषा मैडम आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फाउंडेशन है, अर्थात ये नींव का काम कर रहा है। जितने अच्छे से ब्रिज कोर्स संचालित होगा अर्थात नींव जितनी मजबूत होगी हमारी आगे की जो बिल्डिंग है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो हम ब्रिज कोर्स को बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली अगर करते हैं तो ये आपके सिर्फ 9th में ही नहीं बल्कि 10th, 11th, 12th में भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। ये जो ब्रिज कोर्स है हमारे बच्चों का आधार तैयार कर देता है। जब नींव तैयार हो जाती है, नींव के पत्थर हालांकि नजर नहीं आते हैं लेकिन पूरी बिल्डिंग को वही थामे रहते हैं। विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए हमारा ये जो ब्रिज कोर्स है फाउंडेशन बनकर हमेशा उनके व्यक्तित्व को बेहतर और बेहतरीन करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लर्नर सेंटर्ड लर्निंग की हमने बात की थी कि किस तरह से ये जो करिकुलम है, ये जो कोर्स है, ये टीचर के आसपास ना घूमकर ये विद्यार्थी केंद्रित है। तो इसमें हमें किन गतिविधियों का, किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि ये ज्यादा लर्नर सेंटर्ड हो। तो सबसे पहले हमें जो लर्नर है उसको उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक गतिविधि में विद्यार्थी को जो वर्कबुक है उस पर अभ्यास करवाया जाए बिना आपकी सहायता के, ताकि विद्यार्थी जब उसे खुद करता है। इसके बाद आती है बारी रिफ्लेक्शन की। तो विद्यार्थी देखता है कि मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, या वो दूसरे विद्यार्थियों का भी आकलन करते हैं तो उन्हें पता चलता है। इसके बाद ऑटोनोमस लर्निंग होती है। ऑटोनोमस लर्निंग का ये हुआ कि विद्यार्थी जब पार्टिसिपेट करता है और रिफ्लेक्शन करता है तो वो स्वयं से सीखता है। उसे सिखाने के लिए शिक्षक को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कनेक्शन ऑफ कंटेंट टू रियल लाइफ, ये जो कोर्स है जब आप देखेंगे तो ये सिर्फ हवा पे बेस्ड नहीं है बल्कि ये आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड रहेगा, जो बच्चों को अपनी रियल लाइफ में भी है बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो स्किल्स है वो बहुत सारे स्किल्स एक साथ डेवलप होंगे, अर्थात मल्टीपल स्किल का डेवलपमेंट होगा जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। और इसी में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग पर बेस्ड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाई ऑर्डर थिंकिंग के प्रश्नों के ऊपर जोर दे रही है, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी का भी जो सिलेबस है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग पर जोर देता है। तो इसमें कुछ प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से यदि ये
HOT वाले क्वेश्चन या हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले प्रश्न, या बच्चे की एक एबिलिटी डेवलप होगी हायर ऑर्डर थिंकिंग की, तो ये आगे की क्लासेस में भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। यहाँ मैं बता दूं, हाई ऑर्डर थिंकिंग का अर्थ ये है कि आपको जो प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए हमारे सामने कोई अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर उसमें नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्टोरी को समझकर अपने तरीके से उसको एनालाइज कर फिर उसका जवाब लिखना है। दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग। यहाँ पर जैसा कि अभी तक हमारे जो अनसीन पैसेजेस में हम देखते थे कि हम बोलते थे विद्यार्थियों से कि बेटा क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड आपको पैसेज में मिलेगा, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड निकालो और वो कीवर्ड आपको पैसेज में मिलेंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग में कीवर्ड वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको उस प्रश्न को समझना है, तो प्रश्न को समझकर जो पैसेज में वो एनालाइज करके फिर अपना जवाब देना। यहाँ पे सीधा सीधा जवाब देने वाली बात नहीं है। इसीलिए लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में हम विद्यार्थी को इस योग्य बना देते हैं कि वो उस बात को जो तक कही गई है उसे समझे, अपने तरीके से एनालाइज करे और फिर उत्तर दे। और हम ये ना सोचे कि बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले प्रश्न नहीं कर सकते, बल्कि यदि हम बच्चों को ऐसा अवसर देते हैं तो हम देखते हैं कई बार बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जहां तक हम सोच रहे हैं उससे भी आगे का वो सोच के उसका जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है कि हम बच्चे को अवसर दें कि वो आगे तक सोचे, मतलब एनालाइज कर सके, लॉजिकली सोच सके, और इस तरह से वो 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स है उनके हल सके। और लास्ट में आता है इंटरेक्शन, जिसमें बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे उसका जवाब देते हैं, या बच्चे प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक जवाब देते हैं, या बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक जो क्लास 9th के लिए सेशन 2026-27 के लिए जो डेवलप की गई है, यदि हम इस बुक को देखें तो ये कुछ ऊपर से इस तरह की दिखेगी, और इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें इसको इन 8 वीक्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके जो कंटेंट है, and 10 dog, homes of birds, a boy and a bird, A dog without hearing, Ramu and the world, a talkative tortoise, computer, a useful device, the milkmaid and her pig, and an insect. और इनके पेज नंबर दिए हुए हैं, उसके कंटेंट कुछ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये जो ग्लिम्स हम देख रहे हैं ये है ग्लिम्स, ये देख रहे हैं आप कि कितनी सुंदर, यहाँ पर हम बच्चे को कुछ ना भी बताएं तो भी बच्चा अपनी स्टोरी डेवलप कर सकता है ना। हम यहाँ से उसकी वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं, बच्चे को अपनी सिर्फ पिक्चर दिखाकर अपनी स्टोरी डेवलप करने के लिए बोल सकते हैं। हम इसको ग्रुप वर्क में भी दे सकते हैं, यानी ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कैसे ये टीच करना है, ये हमारे ऊपर है। हमको इसके लिए निर्देश नहीं दिए गए हैं कि इस एक्टिविटी को कैसे संचालित करना है। प्रीवियसली जो हमारे पास बुक्स हुआ करती थी ब्रिज कोर्स की, उसमें हमें बताया जाता था कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे संचालित करना है, पर अब हम फ्री हैं कि हम किस पिक्चर को, इस स्टोरी को कैसे हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप इसको बच्चों से स्टोरी डेवलप करवाते हैं, आप बच्चों से इसके वोकैब्स निकलवाते हैं, या बच्चों को एक ग्रुप बना के उनको छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हारी असर की अपनी अपनी कहानियां आप डेवलप करो। It's all depends upon your creativity, how you will teach these exercises to your students. Yes, it's up to you how you want to conduct this particular topic. ये भी कई टीचर्स करते हैं कि वो बच्चों से बोलते हैं कि भाई इसमें से जो भी आपको नाम लग रहे हैं किसी चीज के या वस्तु के, उन्हें अंडरलाइन करके ले आइए, या जो भी आपको काम देखना है उन्हें अंडरलाइन करके ले आइए। तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, क्लास को हम ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं, या आप उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं आप। ये एक्सरसाइजेस कि द आंट, हमको इसको फाल्स, ट्रू और फाल्स बताना है। द आंट वाज ड्राउनिंग, बच्चे पिक्चर देख के बता सकते हैं वाज द आंट ड्राउनिंग और नॉट, यस और नो में जवाब दिया जाएगा। द डव डिड नॉट हेल्प द आंट,
ये फॉल्स एंड ट्रू वाले जो क्वेश्चन है बच्चे ही पढ़ें और बच्चे ही बताएं कि उन्होंने क्या एज्यूम किया उस पिक्चर को देख के। उस पिक्चर को देखने के बाद वो जो पैरा दिया है उसके पैरा को पढ़कर और बच्चे ही बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ ही बच्चे ही यदि पीयर इसको असेस करें मैडम, तो बच्चे ही बताएंगे कि दूसरे बच्चे ने यदि इसे ट्रू कहा है तो क्या उसने सही कहा है, और यदि उसने सही नहीं कहा है तो क्यों गलत कहा है, और दूसरे बच्चे का क्या व्यूज है। इस तरीके से भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बस ये है कि हमें बच्चों को किसी भी आंसर पे डिस्करेज नहीं करना है, उन्हें डांटना नहीं तो अगली बार से वो बोलने में अब हिचकिचाएंगे। जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, द हंटर केम विथ अ नाइफ, तो बच्चे बताएंगे यस ट्रू और फॉल्स। मान लो बच्चे ने बोला कि फॉल्स, भाई क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, बताया नो मैडम ही वाज नॉट हैविंग नाइफ ही हैड अ गन। तो वो हमारे पास दो नाउन वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। नाइफ हमारा डेली यूज का वर्ड है, गन डेली यूज का वर्ड है, हंटर डेली यूज में नहीं आता लेकिन हंटर एक न्यू वर्ड है कि वही कोई व्यक्ति शिकार कर रहा है। इस तरीके हंटर एनिमल्स भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम उस स्टोरी को बेस बनाकर सिखा सकते हैं। संजीवनी मैम का कमेंट आया है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट है। डेफिनेटली संजीवनी मैम, एंड रियली वी ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस बुक while conducting the bridge course in our classes. थैंक्स टू स्टेट असेसमेंट सर जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हमें ब्रिज कोर्स में अपडेशन करना चाहिए, इसमें कुछ नया कंटेंट लाना चाहिए जो हमारे विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए लाभदायक है। अगली वाली जो एक्टिविटी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो सीक्वेंसिंग वाली एक्टिविटी है। तो अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये भी विद्यार्थी पहले उसका अर्थ समझेंगे कि हर एक वाक्य का क्या अर्थ है। एक दूसरे को, अगर किसी को नहीं बन रहा है तो एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसके बाद इनका अर्थ समझने के बाद विद्यार्थी देखेगा कि भाई कहानी शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है और बीच में उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो जब वो इन्हें सीक्वेंस में करना सीखते हैं, मनीषा मैडम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पैसेजेस आते हैं उसमें भी इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कुछ कि हमारे पास जैसे 5 सेंटेंसेस हैं तो हम 5 के ग्रुप्स में हमारे विद्यार्थियों को बांट दें और हर एक विद्यार्थियों को एक स्लिप दे दें जो सेंटेंस वाली हो और विद्यार्थी उस सीक्वेंस में खड़े हो जाएं और अपनी अपनी बात रखें। तो इस तरीके से स्टोरी भी डेवलप हो जाएगी, विद्यार्थी को कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा और वो एक दूसरे की हेल्प से अपनी ही कहानी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में किसी पैराग्राफ का कैसे डेवलप किया जाता है ये भी वो सीखेंगे। वो ये भी सीखेंगे कि कोई कहानी जब लिखी जाती है इसका इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसके कंक्लूजन में क्या होता है, उसकी जो बॉडी है उसमें हम क्या लिखते हैं। तो इससे बहुत सारे पर्पस सॉल्व करेंगे। और पिछली ट्रेनिंग्स में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की बातें की हैं, उसमें से कोई भी एक्टिविटी इसमें ले सकते हैं आप। जैसे मैडम ने कहा कि हम क्लास को ग्रुप्स में बांट कर और स्लिप्स जो है वो उन्हें देके ये भी बोल सकते हैं कि आप एक किसी कागज पे चिपकाओ या आप किसी से कार्डबोर्ड पर चिपकाओ ताकि इस तरीके से इसको जो है आगे बढ़ा सके। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी, अगली स्लाइड जो है हमारी ग्रामर पर बेस्ड है और जैसा कि अभी कहा गया था एक सजेशन आया था कि ग्रामर भी हमें बताना है, विद्यार्थियों को हमें ग्रामर भी बताना है और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे बताना है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो ग्रामर को सिखाने के लिए हमारे पास है। अब जैसे जो बेसिक चीज है नाउन, अब नाउन हम हमारे विद्यार्थियों के से ही बोल सकते हैं कि आप अपनी कक्षा में आपको फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, है ना, आपके दिमाग में कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं, आप में कौन कौन सी क्वालिटी है, वो सारी चीजें हम अगर एक वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे, है ना। तो सारे बच्चों के जो फ्रेंड्स के नाम आ जाएंगे वो नेमिंग वर्ड है, सारी वस्तुओं के नाम आ जाएंगे वो भी नाउन, जिन जिन स्थानों पर आप घूमने गए हैं वो सब भी नाउन है। और जो आपने क्वालिटी है, क्या ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, एंगर है, हैप्पीनेस है, ये सब भी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
मुझे उम्मीद है कि सिद्दीकी सर को अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा, क्योंकि कैसे हम एक ही बुक के माध्यम से या एक ही कोर्स के माध्यम से ये पूरी जो ग्रामर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आगे हम और ग्रामर की स्किल्स देखेंगे। ग्रामर यस, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, आपकी यानी न सिर्फ एहतसाम सर की बल्कि और भी जो हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त मटेरियल है जो हमारे विद्यार्थियों तक हमें पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए भी इसमें जो मटेरियल दिया गया है उसके रूल हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है और उसके एग्जाम्पल है, ताकि हम विद्यार्थियों को इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से सिखा सकें। इसके बाद इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस रहेंगी जिसमें कि वो विद्यार्थी स्वयं इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे। तो ये पहले रूल्स ना सिखाएं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और वो इससे पता कर पाएंगे कि ये जो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इनको जब हम जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज करने पर क्या रूल निकल कर आता है। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल का पढ़ाने का तरीका दिया हुआ है। अब बात आती है जहाँ एडजेक्टिव की जब बात कर रहे थे सर, तो जैसे कि जो फर्स्ट पिक्चर आई थी जहाँ बच्चे ब्रिज क्रॉस कर रहे थे वहां पर भी मैंने बोला था कि देखिए इसमें बच्चों के कपड़ों के कलर्स अलग अलग है ना, नंबर्स अलग अलग, साइज अलग अलग, वो सारी चीजें जो है क्वालिटी दे रही है। क्वालिटी देना, क्वालिफाई करना या मॉडिफाई करना ये एडजेक्टिव का काम है। तो हर एक बच्चे की अपनी एक क्वालिटी है, हर एक बच्चा एक डिफरेंट कलर का ड्रेस पहन के आया है, हर एक कुर्सी जो है यानी कंफर्टेबल है या नॉन अनकंफर्टेबल है, ये सारी चीजें जो हम जब बात करते हैं ये सब एडजेक्टिव के अंतर्गत शेयर करते हैं। बहुत बहुत सारी जो एडजेक्टिव की चीजें हैं हम हमारे विद्यार्थियों को कक्षा में बैठे बैठे ही सिखा सकते हैं। ये हमारे पास बहुत बढ़िया सा उसका एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया व्यवस्थित चार्ट। Interrogatives used to ask question, demonstratives point out this, that, these, those. Possessives tells what it is made of. Colors tells the color of the object. Origin tells place of origin, Indian, American. ये सब adjective के अंतर्गत है। Size big, small, huge, tiny. Numbers how many, 1, 2, several, many, all the numbers. Quantity tells how much, some, little, much. Quality good, tall, flat, sweet. एक बात अभी इसके आगे बढ़ने के पहले आप सभी से शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पर ट्रेनिंग से संबंधित एक फीडबैक फॉर्म है जो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रुप में डिजिलैब वाले दोनों ग्रुप्स में 12S डिजिलैब इंग्लिश छिंदवाड़ा वाले ग्रुप में इन सभी में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है। तो प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को आप सभी अभी फिलअप कर दीजिएगा इस ट्रेनिंग के फौरन बाद। यह ट्रेनिंग आपके लिए कितनी उपयोगी है, क्या आप इस ट्रेनिंग में और क्या चाहते हैं, आपको और क्या मटेरियल चाहिए, वो सारी चीजें भी आप उस फीडबैक फॉर्म में यदि अवेलेबल करवाते हैं तो उसके अनुरूप आप इसमें अपडेशन करने की कोशिश की जाएगी। देखिए ग्रामर हम लोग अभी एडजेक्टिव हमने देखा, फिर हम देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये भी हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं तो हमारा ये बच्चा जो है बहुत मोटा हो, ये बच्चा हमारा थोड़ा सा पतला, इससे और पतला ये दुबला आ रहा हो, तो ये जो है एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का जो कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन जो है डिग्री के माध्यम से किया जा रहा है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो 3 तरीके की है। पॉजिटिव नियम हमें बाद में बताने हैं, हमको इंडक्टिव तरीके से ग्रामर पढ़ाना है। गिव देम सेवरल एग्जांपल्स, देन गिव देम and then generalize the example and then make a rule, तब विद्यार्थी बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। है जैसे कोई सुंदर नहीं है, इससे सुंदर है, इससे ज्यादा सुंदर है, तो वो क्यों या सुंदर, ज्यादा सुंदर, सबसे सुंदर जब हम बोल रहे हैं तो वहां पे जब हम तुलना कर रहे हैं तो वो क्या है, डिग्रीज है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज बढ़ रही है या घट रही है, वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं। और भी सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल कि आप हमें फॉलो ही करें,
हम जो बता रहे हैं वही बताएं। आपका अपना तरीका हो सकता है और हमसे बेहतर तरीका हो सकता है। हर एक का माइंड बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचता है। बेहतर होगा कि आप लोग हमारी चीजों को भी दें और अपनी इनपुट भी डालें और एक बेहतरीन चीज विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। आगे बढ़ेंगे। देखिए वर्क दो तरीके की होती है, मेन वर्क, वैल्यू वर्क। ये सब आपको यानी उस जो हमारी ब्रिज कोर्स की बुक डिजाइन की गई है उसके कुछ ग्लिचेस हैं जो हमारी उस क्वेरी को शांत करते हैं कि क्या नया है क्या नहीं रहा है। ये एक तरह का ट्रेलर है। अभी पूरी फिल्म आपके सामने है। जब ब्रिज कोर्स की आप किताब देखेंगे तो उसमें लगभग ग्रामर के सभी टॉपिक्स को कवर किए गए हैं, जिससे कि जब बच्चे हमारे 9th में 10th में आएंगे तो हमें बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होगी। सिर्फ एक तरह का ग्रामर का रिवीजन होगा। तो वो तभी हो पाएगा जबकि आप ब्रिज कोर्स की जो किताब है इसको इतने अच्छे से कंडक्ट करिए क्लास में कि सभी चीजों के पूरे नोट्स बच्चों को मिल जाए। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, और वो पिक्चर आपको पिक्चर आपको ब्रिज कोर्स की बुक जब आपके हाथ में आएगी तब देखिए। अब आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे क्वेरी टाइम तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं। जब तक आप लोग हैंड रेज हो रहे हैं तो ब्रिज कोर्स सेशन में साइलेंट थैंक यू सर। और जो मेजर लर्निंग गैप्स जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं नेट्स के अकॉर्डिंग, तो पहला जो है वो है वीक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बियॉन्ड डिटेल्ड रीडिंग। होता क्या है, बच्चा कई बार पढ़ लेता है लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। मतलब वर्ड को पढ़ता है, वर्ड की मतलब उसकी रीडिंग स्किल्स है लेकिन इसको समझने की स्किल्स नहीं है। जो लिटरल मीनिंग उसकी निकलनी चाहिए वो बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे। ये नेस के अकॉर्डिंग एनालाइज किया गया है कि यहाँ पे हमें काम करना है। सेकंड है डिफिकल्टी इन राइटिंग कोहेरेंट पैराग्राफ्स एंड आंसर्स। जो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, उसके द्वारा विद्यार्थी की ये कमी दूर होगी कि उसको एक कोहेरेंस समझ में आएगा कि किसके बाद क्या होता है, ताकि एब्रप्ट सेंटेंसेस या एब्रप्ट मीनिंग्स में ना। अगला है पुअर एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। तो ग्रामर भी हमारे यहाँ से ये हो रही है, कॉन्टेक्चुअल ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे यानी ब्रिज कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी जो बेसिक चीज है ग्रामर की वो समझ पाएंगे, और क्योंकि हम लेसन के साथ साथ उसको लेके चल रहे हैं तो वो ग्रामर उसके लिए आइसोलेशन में नहीं है, वो उसकी डेली लाइफ में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद है लिमिटेड वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन। तो विद्यार्थियों की जो वोकैबुलरी है ये वाकई में बहुत कमजोर है। जो जितने भी पैसेज के या क्वेश्चंस के आंसर अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उसका रीजन ये है कि उनकी वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा वीक है। साथ ही साथ वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते तो वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो हमें उसके लिए बच्चे को मोटिवेट करना है, और ये जो ब्रिज कोर्स है ये हमें ये बताएगा कि किस तरीके से हम अपनी टीचिंग के दौरान बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लो परफॉर्मेंस इन इनफेरेंशियल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस। लो परफॉर्मेंस इसलिए है कि विद्यार्थी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया है तो उसको एनालाइज कैसे करेगा। जब वो क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझा है तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करने की क्षमता उसमें विकसित ही नहीं हुई है। तो इस क्षमता को भी विकसित करने के लिए हमारे ब्रिज कोर्स को रीडिजाइन किया गया है कि बच्चा समझ पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उससे अपने आंसर को कैसे मोल्ड करना है। उसके बाद है नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रगल टू शिफ्ट फ्रॉम गाइडेड टू इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यूज। तो अभी तक बच्चे को सिर्फ ये आदत है कि ऑपोजिट वर्ड्स लिखो, तो एक लिमिटेड उसको वर्ड्स दिए जाते थे, उसी में से परीक्षा में आते थे, उसी में से वो लिखते थे। लेकिन ये जो ब्रिज कोर्स है ये बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप करा है। अब देखिए अगर 8 उसके चैप्टर्स हैं तो उसके थ्रू पूरी की पूरी इंग्लिश तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हाँ जैसे टीचर उसको सिखा सकता है कि वो किस तरीके से अपनी खुद की इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को यूज कर सकता है। तो ये एक तरह की हैबिट डेवलप होगी बच्चे में, जो कि आगे भी इसको सभी क्लासेस में काम आएगी। साथ ही साथ हम टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि हमारे बच्चे यदि पहले से ज्यादा डेवलप हो पा रहे हैं, उनकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो ये हमारे रिजल्ट को भी इम्प्रूव करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे
एक चीज जो और सामने आती है कि जो बच्चे की राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी, और तब ना बच्चे को लेटर याद करना पड़ेगा, ना एसेज याद करने पड़ेंगे, और ना ही क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे, बल्कि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली अपनी आंसर्स को लिख सकेगा। बस उसके लिए हमें ब्रिज कोर्स के समय पे थोड़ा ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, और आगे के लिए हमारा जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम होगी और रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे। So grade 9 is a critical transition year, moving from basic language skills to academic English. 9th क्लास जो है बच्चे का ट्रांजिशन पीरियड हमेशा से ही रहा है। हम उसकी किशोरावस्था से उसको जोड़ के यदि देखते हैं तो विद्यार्थी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के कारण भी विद्यार्थी का पढ़ाई में से डीमोटिवेशन अपने आप को थोड़ा सा हटा लेता है। लेकिन ये जो क्रिटिकल ट्रांजिशन ईयर है इसको हमको बेसिक से मुख्य एकेडमिक इंग्लिश में जोड़ने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उस अवेलेबल मटेरियल को विद्यार्थियों तक इस तरीके से पहुंचाना है कि अब वो हमारे ऊपर आश्रित नहीं है, वो एकेडमिक इंग्लिश का खुद से यूज कर सकता है, उसको समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है और अपने आंसर्स खुद फ्रेम कर सकता है। पहले हम बच्चों को बताएं कि बच्चा खुद से ही आंसर को सर्च करे कहाँ पर है और फिर उस सर्च के आंसर को मोल्ड करे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब वो एकेडमिक इंग्लिश का यूज तरीके से कर पाएगा। तो मनीषा मैडम, ये जो ब्रिज कोर्स है ये बहुत ही स्मूथली आपको इस क्रिटिकल ट्रांजिशन का जो समय है इसको पार करने में बच्चों को हेल्प करेगा और साथ ही साथ टीचर्स को भी हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छे हम हमारी ट्रेनिंग का जो सेशन जो है वो समाप्त करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छे नोट के साथ। वो नोट जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है कि लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। तो हमें इतना सीखना है, लगातार सीखना है कि जैसे हम हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं, जो हमारा सीखा गया नॉलेज है वो हमारे विद्यार्थियों पर हमारे जो आने वाले जीवन में है वो काम आएगा। तो बात यह है कि इस नोट के साथ हम ये भी कहेंगे कि आपको एक फीडबैक फॉर्म शेयर भेजा गया है, सभी ग्रुप्स सभी ग्रुप्स में भेज दिया गया है। आपको उस फीडबैक फॉर्म को कंप्लीट करके अभी इस ट्रेनिंग के तुरंत बाद सबमिट करना है ताकि हम ये जान पाए कि हम कितने सफल रहे हैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में। तो हमारे क्विक रिकैप कर देते हैं फोकस एरिया है, एक बार और को देख लेते हैं हम जो इस ब्रिज कोर्स का कि हाँ कि उसमें क्या किन किन बातों पर ध्यान दिया दिया गया गया है, फोकस किया गया है। तो वो पहला है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये बच्चे को वो सिखाएगा। सेकंड है बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, मतलब बच्चा प्रश्न समझ पाएगा, हु व्हाट व्हाई कब यूज किया जाता है, उसका किस तरीके से उत्तर लिखा जाता है, क्या पूछा जाता है। टेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, वो भी इसमें सिखाने की कोशिश की गई है। हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, जो एक्टिव वोकैबुलरी जिसे हम बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो बच्चे को अगर एक बार सिखा दी जाए तो कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत मदद करती है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में भी मदद करती है। इसमें शॉर्ट पैसेजेस लिए गए हैं विद गाइडेड क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि उन्हें पढ़ने के बाद बच्चा पैसेज को फिर से पढ़ेगा और फिर उसको समझ में आएगा कि पैसेज को पढ़ना किस तरह से। इसमें बच्चा ये भी सीख पाएगा कि हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, तो सेंटेंस फ्रेम्स फॉर वीक लर्नर्स। जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएंगे, नॉट ओनली बाय द सेंटेंस स्ट्रक्चर बट बाय द प्रैक्टिस। बाइलिंगुअल स्कैफोल्डिंग, मतलब जहां जरूरत होगी हम बच्चों के लिए सपोर्ट में रहेंगे। हम हालांकि इंग्लिश टीचर्स हैं पर हम भी अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं कि थ्रू आउट इंग्लिश में हम सारी चीजें गेन कर सकें। तो हमें स्कैफोल्डिंग हिंदी की देनी ही पड़ेगी। स्कैफोल्डिंग जो है वो बच्चों के लिए सहयोगी होगी, कारण से उसकी मदर टंग से, और वो मदर टंग का यूज हमें तब तक करना है जब तक बच्चा हमारा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए इंग्लिश बोलने, लिखने, सुनने, समझने और व्यक्त करने। और ये थ्रू आउट ईयर ना चले स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग तब तक ही होती है जब तक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो जाता। तो हमें कुछ समय, एक टाइम पीरियड बच्चे को देना है कि बेटा इस समय तक आप इंग्लिश में जो हम बोलते हैं उसे समझना शुरू करो, उसके बाद हम सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे। फिर भी समय समय पर हम उसको हिंदी में मतलब सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे आपने मिलकर हमें चर्चा सुना, जुड़े आप हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने हमसे सुना है वो हमारे बच्चों तक अवश्य पहुंचाएंगे। Have a good time, everybody. Good day. थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am. You too. Have a good day.